आज हम पढ़ेंगे शासन में स्वच्छता में नागरिक घोषणा पत्र, फिर आचार संहिता और नैतिक संहिता, फिर थोड़ी सी बात पढ़ेंगे वर्क कल्चर के बारे में, और आखिरी बात जिसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोक निधि का उपयोग। तो इतनी चीजें हैं जिनमें से नागरिक घोषणा पत्र पर हम पहले कुछ बात कर चुके हैं, थोड़ी और कर देंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। आचार संहिता, नैतिक संहिता और कार्य संस्कृति और लोक निधि का उपयोग, इन पर थोड़ी थोड़ी बात हम लोग करेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं उसी टॉपिक से जिस पर छोड़ा था, सिटीजन चार्टर से। सिटीजन चार्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि हम पाते हैं कि शासन की शुचिता में कुछ समस्याएं हैं। उसका एक ब्लूप्रिंट तो आपको बता दिया था, कुछ पॉइंट्स उसके फिर से आपको दोहरा दे रहा हूं। देखो, हमने बनाई थी एक लिस्ट। शासन में शुचिता की समस्याओं की एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में क्या दिखाया था? एक समस्या है काम चोरी, एक समस्या है खराब कार्य संस्कृति, एक समस्या है रिश्वतखोरी, एक समस्या है समयबद्धता का अभाव, एक समस्या है नवाचार का अभाव। ऐसी कुछ समस्याएं हम शासन में शुचिता में रख सकते हैं। नवाचार की बात शासन की शुचिता में क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम्स नए किस्म की हैं तो फिर उनका समाधान भी नए किस्म का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, एक सिस्टम को पता होना चाहिए कि उसके सिस्टम के ढांचे में क्या समस्या है, और अगर उस सिस्टम के ढांचे में उसको क्या लगता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो पब्लिक के जो सर्विस डिलीवरी का आइडिया है उसके रिफाइनमेंट के बाद भी सर्विस डिलीवरी के लोगों के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दशा में हमारे पास एक ऐसा कोई मॉडल होना चाहिए जिससे हम अपने शासन के ढांचे में क्या परिवर्तन कर दें कि सेवा की गुणवत्ता की जो मांग है उस मांग के अनुरूप हम बात सेवा का वितरण कर सकें। तो वो अगर नवाचार आप कर सकते हैं तो समस्या को दूर कर सकते हैं। तो नवाचार करना होने का मतलब है समस्या का स्वरूप नया नया है लेकिन आपका शासन का ढांचा उसको सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। मैं कुछ और भी प्रॉब्लम्स लिख दे रहा हूं, इन्हीं के समाधान के लिए हमने पिछली बार सिटीजन चार्टर पढ़ा था। ठीक है। दूसरा कहा था कि इसमें सेवाओं पर किसी एक संस्था का एकाधिकार, जिससे नागरिकों, एक सेकंड रुकना, हेलो, क्लास में हूं। ठीक है। सेवाओं पर किसी एक संस्था का एक अधिकार, जिससे नागरिकों के पास विकल्प नहीं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, विकल्पहीनता की दशा है। देखा था इसी कारण से सेवाओं की गुणवत्ता खराब, इस तरह के ढेर सारे प्रॉब्लम्स को आप लिस्ट कर सकते हैं कि शासन में शुचिता क्यों नहीं है। अब अगर हम कोई ऐसा आइडिया बना लें जिससे एक संस्था खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स दूर करने लगे, उसमें काम करने वाले लोगों की सक्षमता भी बढ़ जाए और साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ जाए, लोग काम चोरी भी ना कर पाए। और एक दो बात आप इसमें और जोड़ सकते हैं, जैसे हमारे शासन की संस्थाओं में प्रभावी शिकायत करने का ढांचा नहीं है, तो आप इसमें जोड़ सकते हैं प्रभावी शिकायत निवारण के ढांचे का अभाव, इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्यूसल सिस्टम नहीं है। नागरिक या तो शिकायत कर नहीं पाते और करते हैं तो उसका निपटारा कैसे होगा, कितने समय में होगा, उसमें कोई पारदर्शिता होगी कि नहीं होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। तो जब तक हमारे शासन के ढांचे में बिल्कुल वैसे जैसे प्राइवेट कंपनियों में कस्टमर केयर होता है, आप शिकायत करते हैं, आपकी शिकायत का रेफरेंस नंबर आ जाता है, आप उस रेफरेंस नंबर को कोड करके पता कर सकते हैं कि आपकी शिकायत का निवारण करने का स्टेटस क्या है। उसी तरह की बात आप सरकारी संगठनों में नहीं पाते कि आपने शिकायत किया, रेफरेंस नंबर बन गया, उसी के अनुरूप आपकी शिकायत कितने दिन में रिजॉल्व होगी उसका आपके पास एक मैसेज आ गया। तो शिकायत निवारण का प्रभावी ढांचा हमारी संस्थाओं में नहीं है, सरकारी संस्थाओं में नहीं है। ठीक है। और ऐसे कहा था शासन की, मैं प्रॉब्लम्स का ही एक पेज भर दे रहा हूं पहले, संस्थाओं में सामूहिक एवं वैयक्तिक प्रभावी उत्तरदायित्व।
तय करने की व्यवस्था नहीं। एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, पूरे सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, इसका हमारे पास कोई ढांचा नहीं। हम कैसे तय करेंगे कौन से आदमी की वजह से गड़बड़ हो रही है, कौन ब्लैक शीप है। तो ये एक समस्या है जो हमारे पूरे शासन के ढांचे में काम चोरी के कारण, खराब कार्य संस्कृति के कारण, सरकारी कर्मचारियों में मनमानेपन के कारण, नागरिकों के पास शिकायत करने का अधिकार न होने के कारण, उनका काम समय से नहीं करते इसके लिए नागरिक घूस देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, घूसखोरी के कारण, इन सब कारणों से हम पाते हैं कि शासन में सुचिता कमजोर है। ठीक है, ऐसे और भी आप तमाम कारण लिस्ट कर सकते हैं। कहा था किसी इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐसा विचार जो नागरिकों को सेवा की गुणवत्ता तथा समय सीमा के भीतर उसकी डिलीवरी गारंटी देता है, नागरिक घोषणा पत्र कहलाता है। तो एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि हर शासन की संस्था को एक नए तरीके से स्ट्रक्चर करो, जिसमें जैसे राज्य अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, ठीक वैसे शासन की संस्थाओं में सेवा की गारंटी गुणवत्ता के साथ समय सीमा के भीतर नागरिकों को मिलनी चाहिए। बाइंडिंग होना चाहिए। जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट जा सकते हैं, बाइंडिंग है राज्य के ऊपर, या न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। ठीक वैसे सेवाओं की गुणवत्ता और समय के भीतर उसकी डिलीवरी को बाध्यकारी बना दो कि इस सीमा के भीतर, समय सीमा के भीतर और उस गुणवत्ता के साथ सेवा देनी ही देनी है, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद की बात आपको पढ़ाई थी कि अगर हम सिटीजन चार्टर को लागू करते हैं इस आइडिया के साथ तो क्या करते हैं। कहा था पहले, सबसे पहले क्या करेंगे इसको, इसके लिए प्रमुख रूप से 4 चरण। चार तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। पहला क्या है, पहला संस्था से मिलने वाली सेवाओं के आधार पर संस्था के भीतर आंतरिक विभाजन। किस बात का विभाजन, पहले डिपार्टमेंट को रिस्ट्रक्चर करो, इंटरनली रिस्ट्रक्चर करो कि अगर 4 सेवाएं डिपार्टमेंट से मिल रही तो 4 सेक्शन डिपार्टमेंट के भीतर बनाए जाएंगे और हर सेक्शन एक अलग तरीके का काम करेगा, जिससे अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग किस्म की एक्सपर्टीज होगी। आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो क्या पाते हैं, एचआर का काम अलग है, ऑपरेशंस का काम अलग है, सेल्स का काम अलग है, मार्केटिंग का काम अलग है, अकाउंटिंग का काम अलग है। मान लीजिए कंपनी 7-8 तरीके से चलती हो, एक उसका प्रोडक्शन यूनिट हो, एक उसका क्वालिटी चेक यूनिट हो, एक सेल्स यूनिट हो, एक ऑपरेशन यूनिट है, एक एचआर यूनिट है, एक अकाउंटिंग यूनिट है। तो जैसे हम कंपनियों के भीतर ऐसे डिविजन बनाते हैं, एचआर वाला अकाउंटिंग में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अकाउंटिंग वाला क्वालिटी चेक में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अपना अपना काम लोग करेंगे। तो बिल्कुल एमएनसीज की तरह, प्राइवेट सेक्टर की तरह अगर हम सिटीजन चार्टर लाना चाहते हैं तो सरकारी विभागों की रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हर संस्था जो लोक सेवा के लिए है उसमें आंतरिक तौर पर सेक्शन एवं विभागों का बंटवारा। अब इसके बाद ये नहीं कोई कह सकेगा कि ये काम तो उनका था, ये काम हमारा था। कार्य की सूची के आधार पर सेक्शंस का बंटवारा हो जाएगा। और ये क्या है, संस्था से मिलने वाली सेवाओं के आधार पर संस्था के भीतर आंतरिक विभाजन, और हर सेक्शन या विभाग से मिलने वाली सेवाओं के गुणवत्ता के मानकों का तथा समय सीमा का निर्धारण। विभाग के भीतर बंटवारा करो और बंटवारा करने के बाद अलग अलग विभाग जो सेवाएं देगा, डिलीवरी के समय उन सेवाओं में क्या क्वालिटी होगी, इसका मानक, इसका पैरामीटर बताओ सेवा लेने वालों को। जैसे क्लास में आपको पढ़ाया था, आरटीआई से स्कूल बनाने वाला प्रोएक्टिव आरटीआई बता रहा था कि हर चरण पे बताओ किस ठेकेदार को टेंडर मिला है, कितने ठेकेदारों ने आवेदन किया था, हमने उन कॉन्ट्रैक्टर्स में इस कॉन्ट्रैक्टर को चुना है, ये जो भवन बनाएगा इतने कमरों का होगा, उसमें सीमेंट रेत का अनुपात ये होगा। हर सूचना आप देते हैं नागरिकों को। क्या बता रहे हैं, जो तुम्हारा स्कूल बनकर तैयार होगा उसमें इतनी ईंट लगेगी, इस अनुपात में सीमेंट और रेत लगेगा, इतने दिन में तैयार होगा। तुमको कंप्लीट स्कूल की गुणवत्ता आपने बताई। जब स्कूल तुमको तैयार होकर मिलेगा तो उसमें इस किस्म का प्लास्टर, इस किस्म की छत, इस किस्म की फर्श, ये सब मिलेगी। वैसे ही हर सेवा के साथ ऐसे मानकों की पहचान करो जिनको बता सको सेवा लेने वालों को कि जब तुम सेवा लोगे तो चेक कर लेना कि ये गुणवत्ता के मानक उसमें है या नहीं है। तो पहला चरण ये है ना, पहला चरण जब हम सृजन चार्टर को लागू करेंगे तो ये होगा।
दूसरा, दूसरा चरण है सेवाओं के विभागीय बंटवारे के बाद सामूहिक एवं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करना। जब आपने सेवा बांट दी, ये सेक्शन ये सेवा देगा, ये सेक्शन ये सेवा देगा, अब सेक्शन के भीतर बताइए इस पूरे सेक्शन की कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी क्या है। एक सेक्शन के तौर पर क्या अकाउंटेबिलिटी उनकी, उसमें काम करने वाले अलग अलग आदमी की क्या अकाउंटेबिलिटी है। एक सेक्शन में 4 लोग काम कर रहे हैं या 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों की सेवा की गुणवत्ता की माप कैसे होगी। इसमें भी कोई कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। हर एक आदमी का वैयक्तिक उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ ही इसी आधार पर सेवा की गुणवत्ता में या समय सीमा का पालन ना होने पर, सेवा की गुणवत्ता में कमी या समय सीमा का पालन ना होने पर यह पहचान करने की प्रणाली इसके लिए उत्तरदायी कौन है और उसे क्या दंड मिलेगा। तो सिटीजन चार्टर में पहला चरण विभाग को बांटा, दूसरे चरण में हर सेक्शन के भीतर इंडिविजुअल और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी तय की, और साथ ही ये भी बता दिया कौन कौन किस किस बात के लिए जिम्मेवार होगा और अगर ये चीज नहीं हुई तो क्या दंड दिया जाएगा। तीसरा चरण, उस सेवा को प्राप्त करने के अन्य संभावित विकल्पों की नागरिकों को सूचना देना, तथा केवल यही नहीं, सिटीजन अगर आया है विभाग में काम करवाने, मान लीजिए किसी विभाग में आप गए, बहुत भीड़ है वहां, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी हम कहां से काम करवा सकते हैं। किसी एक विभाग से ये काम ना हो, उसके लिए और विभाग होने चाहिए। जैसे पिछली क्लास में उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने गए, तो आपकी कास्ट की जानकारी कहां कहां हो सकती है। आपकी कास्ट की जानकारी हो सकती है मान लीजिए जिले के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, रोजगार दफ्तर एक होता है, रोजगार दफ्तर के पास होनी चाहिए। आपकी कास्ट की जानकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हो सकती है, वहां होनी चाहिए। एसडीएम के पास होनी चाहिए, वहां होनी चाहिए। तो आप 3-4 में से किसी जगह चले जाएं और वहां से अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जैसे बाजार में क्या दिखाया था कि सरकारी कामकाज और बाजार में यही अंतर है कि बाजार प्रतिस्पर्धी है। बाजार में एक ही चीज आप कई जगह से ले सकते हैं, इसलिए नागरिक किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं होते। जैसे हमने मार्केट में कहा कि मोनोपोली खराब है, एकाधिकार खराब है, एंटी मोनोपोली कानून बना रखा है हमने, कोई संस्था अगर चाहेगी सारी सेवाओं को मोनोपोलाइज कर ले तो उसके खिलाफ राज्य एक्शन ले सकता है। ठीक वैसे सरकारी क्षेत्र में भी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन क्रिएट करेंगे और इसी के साथ क्या करेंगे, आप संस्थाओं की सेवाओं में आने वाली गुणवत्ता तथा समय सीमा के उल्लंघन की समस्या की पहचान तथा उसके निदान का ढांचा, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि संस्थागत ऑडिट। क्या करेगा सिटीजन चार्टर, एक ऐसा ऑडिट का मैकेनिज्म बनाएगा जिसमें हर संस्था को अपना इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा। कहां हमारी सेवा की गुणवत्ता खराब रह जाती है, कहां हम टाइम के भीतर काम नहीं कर पाते हैं, और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कैसे होगी। हर संस्था को अपनी समस्या खुद रिजॉल्व करनी पड़ेगी। जब सरकार सारी संस्थाओं की समस्या रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, कानून बनाती है, नियम बनाती है, तो प्रॉब्लम है। हर संस्था चूंकि उसको एक्सपर्टीज है उस काम का, वो अगर जानने की देखने की कोशिश करेगी समस्या कहां है तो आसानी से पहचान लेगी। इसलिए इसमें चरण होना चाहिए जिसमें इंटरनली ऑडिट करके हर संस्था अपनी प्रॉब्लम्स को पहचाने और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का उपाय सोचे। यही पर आप पाएंगे क्या, इसके निदान के ढांचे में यहां क्या है, नवाचार। कामकाज का एक तरीका काम नहीं कर रहा है, हमको इनोवेशन चाहिए। चाहे वो तकनीक के प्रयोग का इनोवेशन हो, चाहे कामकाज के तरीके में बदलाव का इनोवेशन हो, चाहे रीट्रेनिंग की जरूरत हो, कोई भी चीज जो नई है करनी है, जो पुराने ढंग से काम नहीं कर रही, उसको करना पड़ेगा। और चौथे चरण में शिकायत निवारण का प्रभावी ढांचा, एक ऐसा ढांचा जिसमें नागरिक आसानी से शिकायत कर सकें और उनकी शिकायतों का प्रभावी समाधान हो। ये चीजें मिलकर बनाती है सिटीजन चार्टर। कोई जरूरी नहीं मैंने उसी तरीके से इसको बनाया जैसे आपकी किताब में लिखा हो, मैंने उसके मुख्य मुख्य स्टेप्स को आपको समझा दिया। की नजर क्लास पर है, दिमाग कहीं और है। कौन हो भाई, जिसकी नजर क्लास पर है लेकिन दिमाग कहीं और है, वही तो नहीं है वो 21 तारीख वाले। नहीं नहीं, तो सुजीत प्रजापति। आपका दिमाग तो हमेशा कहीं और रहता है सुजीत, उसके लिए क्या करेंगे आप। अब आपका दिमाग बेकाबू हो चुका है, बस दिमाग दिमाग का कुछ नहीं हो सकता। जहां है दिमाग वहीं लगा दीजिए, कोई फायदा नहीं। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्या फायदा। दो नाव की सवारी मत कीजिए, एक ही नाव पे कूद जाइए। जहां दिमाग वहीं नजर, कम से कम किसी एक क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी।
पीटी की भी वही समस्या है। पता नहीं, समस्या हो सकता है आपकी उम्र की हो, ये समस्या मोटिवेशन की कमी की हो, ये समस्या हार्मोनल इंबैलेंस की हो। अब कहीं ना कहीं समस्या का रीजन होगा सुजीत, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा है? पहले समस्या के कारण की पड़ताल करो, फिर उसका समाधान ढूंढो। तो पता करो कि जो दिमाग जहां जा रहा है क्यों जा रहा है, ऐसा क्या है वहां। वो गाना है, प्रियंका पूछ रहे हैं कि लोगों को हुआ क्या है, तो गाना तुमने सुना होगा ना, इस दर्द दिल की दवा क्या है। वही मैंने कहा कि ये हुआ क्या है, तो उस पर तय होगा। पहले आप कारण पहचाने क्या हुआ है। हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ हुई है, उम्र की गड़बड़ी है, और अगर ये सब गड़बड़ी है तो इसका समाधान इथिक्स की क्लास में नहीं मिलेगा। सूरज, सुजीत, जिस समस्या का समाधान तुम यहां ढूंढने आए हो, अभी 2-3 महीने तुमने समस्या उठाई हो तो मैं कहता कुंभ में चले जाओ, कुंभ में जाओ किसी बाबा के पास, शायद समाधान मिल जाए। देर से समस्या उठा रहे हो, गलत जगह उठा रहे हो, इसलिए बात नहीं बन रही है। नहीं देखो, एक अष्टम आईएएस बनना है तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक तुमने सुना होगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो कई बार बहुत सारे विद्यार्थी मुंगेरी लाल होते हैं। मुंगेरी लाल उसको कहते हैं सपना बहुत देखता है। अच्छा, सपने दो तरह के होते हैं, एक तो रात में सोने के बाद आते हैं जब हमारा काबू नहीं होता, एक वो जो खुली आंख से लोग देखते हैं, कल्पना में जीते हैं। दुनिया बड़ी कठोर है, इतनी जो भावुक कल्पनाएं आप करते हैं वैसी दुनिया है नहीं। तो इसलिए अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इथिक्स की क्लास में जिस जहां टीचर का एक्सपर्टीज नहीं है आपकी समस्या सुलझाने का, वहां आप बार बार वो बात करें, समस्या भी नहीं सुलझेगी, इथिक्स भी नहीं आगे बढ़ पाएगा। और अगर आप इस समस्या को कहीं कॉम्पिटेंट टीचर, कोई ना कोई टीचर होगा आपका जिसको समस्या को सुलझाना आता होगा, पहचान लीजिए कौन टीचर ऐसा है जो इस तरह की समस्याओं में रुचि लेता है, उसको सॉल्व कर सकता है, उनके पास समस्या लेके जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। चलिए वापस लौटिए। हाँ भाई, ये लाइन भी अच्छी, सपने जो होते हैं सोने नहीं देते। अब ये जो आपने देखा, इस आइडिया को मैं पिछली क्लास में पढ़ाया था, अभी नोट कर दिया, पिछली क्लास में नोट नहीं किया था। अब जब आप ऐसा कर देंगे तो बताया था पिछली क्लास में कि जितना भी पद का दुरुपयोग और शासन की सुचिता की समस्या है, कामचोरी की समस्या है, वो इसलिए है क्योंकि किसी सेवा की डिलीवरी की टाइमलाइन नहीं है। कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाला कर्मचारी जितना चाहे उतनी मेरी फाइल लटका सकता है, और उसी फाइल को रोक लेने की उसकी ताकत से वो घूस लेता है, सेवा की गुणवत्ता खराब कर देने से वो घूस लेता है। मेरा काम उसकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं करेगा, इस आधार पर घूस लेता है। लेकिन अगर आपने उसी बात को उससे छीन लिया कि काम तो तुमको इतने टाइम के भीतर ही करना पड़ेगा, नागरिक को भी पता चल गया कि इतने इतने टाइम के भीतर काम करके देगा और इस गुणवत्ता के साथ काम करके देना पड़ेगा, तो मेरे उस आदमी के खुशामद करने, उसको घूस देने का औचित्य खत्म हो गया। जब मुझे सेवा मिलेगी, 100% गारंटी हो गई कितने टाइम में मिलेगी, गुणवत्ता के साथ मिलेगी, तो फिर मैं किसी को घूस क्यों दूंगा? अपने घर से अप्लाई करूंगा सेवा के लिए, और 8वें 10वें दिन उस पोर्टल पर जाऊंगा जहां से सेवा मिलती है, और जो सर्टिफिकेट मुझे चाहिए प्रिंट कर लूंगा। मुझे पता होगा एकदम पूरे कंफर्मेशन के साथ कि अमुक दिन सोमवार को मैं इस पोर्टल पर जाऊंगा तो मेरा सर्टिफिकेट आ चुका होगा। जब इतनी सर्टेनिटी सरकारी सेवाओं में आ जाएगी तो जो पद का दुरुपयोग करने की क्षमता सिविल सेवकों की है, लोक सेवकों की है, वो खत्म हो जाएगी। यही आइडिया है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर चाहता है जैसे प्राइवेट संस्थाएं, उनके भीतर क्या होता है, R&D की टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम होती है। सारी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, सारी टीवी बनाने वाली कंपनियां, सारी एसी बनाने वाली कंपनियां, सारी कार बनाने वाली कंपनियां, उसके अंदर हमेशा रिसर्च चलता रहता है, अपने काम को और बेहतर करें, कार के इंजन को और कैसे बेटर करें, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, ज्यादा माइलेज कैसे इस कार से लें। हर साल एक टीम होती है कंपनी के भीतर उस पर काम करती रहती है। लेकिन सरकार के भीतर ऐसी कोई R&D टीम नहीं होती। सरकार न तो उसके विभाग समस्या पहचान सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, क्योंकि कोई रिसर्च है ही नहीं। ये सिटीजन चार्टर क्या करेगा, सरकारी विभागों के भीतर रिसर्च लेके आएगा। जब आप सेवा नहीं दे पाएंगे गुणवत्ता से, जब आप टाइम के भीतर सेवा नहीं दे पाएंगे, तो आपको R&D करना पड़ेगा कि सेवा को जल्दी कैसे प्रोड्यूस करें, अपने कर्मचारियों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, किस मेथड से, जिससे सेवा को दे सकें। ठीक है, इसलिए ये सिटीजन चार्टर बड़ा क्रांतिकारी स्टेप है। इसलिए आप इसलिए लिखा गया कि भ्रष्टाचार की चुनौती का समाधान करने के साथ साथ शासन में सुचिता ला सकता है। तो अब इसको आप अपने नोट से पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका आइडिया आपको फिर से एक बार समझा दिया, पिछली क्लास में थोड़ा कम डिटेल में बताया था, इस बार थोड़ा और बता दिया। बताया था कैसे काम करेगा, फाइन होगा, समय पर सेवा नहीं दोगे तो तुम्हारा डिमोशन हो सकता है, तुमको रीट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है, तुमसे काम चोरी तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको रोज उतनी फाइल निपटानी, जितना बैकलॉग बनता जा रहा है उतना तुम्हारे प्रमोशन के चांसेस खत्म हो रहे हैं, उल्टा डिमोट हो जाओगे, रीट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। इसलिए हर आदमी अब क्या करेगा, सीखने के लिए प्रेरित हो जाएगा कि बिना नया ज्ञान सीखे। अभी सरकारी संस्थाओं में कोई गड़बड़ी और क्या है, जैसे सरकारी संस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, वैसे सरकारी नौकरी में जाने के बाद लोगों में सीखने की, नई चीज सीखने की कोई प्रेरणा नहीं है। एक बार सरकारी नौकरी मिल जाती है, यहां तक कि आईएएस भी सरकारी नौकरी मिलने के बाद सारे आईएएस पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। सारे मतलब ज्यादातर आईएएस पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान इतना पढ़ते हैं, आईएएस बनने के बाद ना आईआर पढ़ते हैं ना इकोनॉमी पढ़ते हैं। अरे भाई, जब तुम चले गए और तुमको इकोनॉमी में काम करना है तो पढ़ाई करो, तुम करंट से अपने आप अपडेटेड रखो। वो पढ़ना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान प्राप्त करने की और कौशल विकसित करने की सारी प्रेरणा खत्म हो जाती है। क्या पता चल जाता है उनको, नौकरी की गारंटी है। इसलिए पश्चिम में ज्यादातर सेवाएं कॉन्ट्रैक्चुअल है। टीचर भी यहाँ तो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। हार्वर्ड, प्रिंसटन, बर्कले जैसी दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में टीचर परमानेंट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारी सेवा अच्छी लगी तो आगे रिन्यू करेंगे। क्या करता है, मन से पढ़ाता है, क्योंकि कोई पक्की नौकरी जैसी चीज नहीं है। सरकार में पक्की नौकरी है, इस पक्की नौकरी ने लोगों की नया सीखने की प्रेरणा खत्म कर दी।
रीजन चार्टर उसको वापस ले सकता है। ठीक है, तो इस लिहाज से रीजन चार्टर को अगर आप समझे तो एक आइडिया जो शासन में सोचता ले आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट है यूटिलाइजेशन पब्लिक फंड, उस पर हम लोग जा रहे हैं, उस पर थोड़ी बात सीखेंगे। सर आप समझाते हो तो समझ लेता हूँ, लेकिन रिवीजन करते समय भूल जाता हूँ। कौशलेंद्र, अच्छा इसी लेक्चर को सुन के कौशलेंद्र, अगर ऐसा है तो अभी जल्दी यूपीएससी मत देना, मेरा क्लास खत्म हो जाए तो एथिक्स के लेक्चर को एक बार और सुनना। पहली बार जब तुमने सुना तो तुम्हारे पास बेसिक आइडिया नहीं था, इसलिए तुमको समझने में तकलीफ हुई। जब दोबारा सुनोगे इसी लेक्चर को तो पहली बार सुन चुके हो, इसलिए एक एक बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बातें सुनना, उनको नोट डाउन करते जाना अपनी कॉपी में, लेक्चर से कुछ नोट्स बनाना। दोबारा लेक्चर सुनने में तुमको 120 घंटा 130 घंटा लगाना पड़ेगा, लेकिन दोबारा सुनने पर तुमको और चीजें क्लियर होती चली जाएगी। तो उसका तरीका यही, तुम भूल जाते हो तो दोबारा सुनना। कोई भी ऐसा विषय 250 नंबर का जिसको तुमने पहली बार सुना, जिसकी एनसीईआरटी नहीं है, जिसकी कोई अच्छी किताब नहीं है, उसको अगर एक बार में सुन के हम याद नहीं रख पाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिन विषयों की किताबें हैं, इकोनॉमी वगैरह की एनसीईआरटी है, पॉलिटी की तमाम एनसीईआरटी किताबें हैं, इतिहास की हैं, उनको हम भूल जाते हैं एक बार में। तो जिस विषय की एनसीईआरटी नहीं, किताबें नहीं, उसको तो भूल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ये जो ये चरण स्पर्श वाला मॉडल है कौशलेंद्र, इसको छोड़ दो। शिक्षक से सिर्फ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए बस। मेरा काम तुमको सोचना सिखाना है। सोचना सीख लोगे, जैसे अम्बेडकर ने कहा था कि एक व्यक्ति अगर विचारशील बन जाएगा बाकी सारी बेड़ी खुद तोड़ देगा। आप उसमें बुद्धिमत्ता पैदा करो, विचार पैदा करो। तो मेरा काम है तुम्हारे अंदर विचार पैदा करना है, बाकी तुम सब अपने से करोगे, सब सीख लोगे। सोचना सीख गए तो हर चीज दुनिया में किताबों में है, तुम पढ़ लोगे। सोचना नहीं सीख पाए तो सारी किताबें रहेंगी, लेकिन जितना पढ़ोगे उससे आगे तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आएगा। तो टीचर के तौर पर मेरा काम तुमको सोचना सिखाना है, समझना सिखाना है, एक विषय में तुम्हारी रुचि बनाना है, बाकी इसको दोबारा रिपीट करना, उससे ये बात ज्यादा समझ में आएगी। और ये चरण स्पर्श वाला मॉडल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि टीचर कोई, मैंने पहले भी कहा, बाबा नहीं है। वो केवल तार्किक बनाने के लिए आपको आया है। तो तार्किक बनाने वाले आदमी से तार्किक बर्ताव करो, आस्था वाला बर्ताव क्यों करते हो? एआई विकसित होने में कितना वक्त लगता है, एआई विकसित होने में किस उम्र में आप विकसित कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा। आपकी उम्र में जब आप, मान लीजिए आप, मतलब कोई भी, आपकी चमड़ी मोटी बन गई और उसमें कुछ घुसता ही नहीं है, तो समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। और एआई कोई ऐसा चीज नहीं कि एक बार में उसकी समग्रता में आपका विकास हो जाए। जैसे आप मान लीजिए पहले क्या करेंगे, पहले शुरुआत में अपने भीतर के संवेगों की पहचान से शुरू करेंगे ना। फिर पहचाना शुरू कीजिए आपके भीतर कौन कौन संवेग हैं। फिर पहले बुरे संवेगों को पहचानिए, फिर बुरे संवेगों को पहचानने के बाद उनको कंट्रोल करने के बारे में कोई मॉडल सोचिए। 3-4 बातें बताई थी, सेल्फ टॉक करो, रोज अपने से बात करो कि ये चीज मुझे बहुत नुकसान करती है। जैसे मान लो, सपोज करो कि मैं सड़क पर कार चलाता हूं, मुझे रोज गुस्सा आ जाता है। जैसे कोई मेरी कार से कट मार के निकल जाता हो आगे बिना इंडिकेटर दिए, या फिर कोई कार में जोर से ब्रेक मार देता हूं मेरे आगे, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बुरा भला कहने लगता हूं उसको। जब मैं ठंडे दिमाग से अपने भावनात्मक व्यक्तित्व के बारे में सोचूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ड्राइविंग करते समय मैं बहुत गुस्से में रहता हूं। मुझे किसी की खराब कार ड्राइविंग पे तुरंत गुस्सा आ जाता है। उसने मेरे सामने से तेज कार निकाल ली, बिल्कुल लगाते हुए मेरी कार के पास, मुझे गुस्सा आ जाता है। अब मैं रोज जब इस पर सोचूंगा, जब कार लेकर निकलूंगा, रोज सोचूंगा आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करके मैं क्या करूंगा, अगला आदमी भी गुस्सा कर ले, दोनों लड़ेंगे, एक दूसरे को पहचानते नहीं, एक दूसरे को फिजिकल हार्म करें, क्या फायदा है? इसलिए मुझे समझना पड़ेगा कि लोग ऐसी कार चलाते हैं, मुझे थोड़ा और केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में किसी दिन किसी झगड़ा हो गया, शारीरिक क्षति हो गई तो मेरा नुकसान है, साथ में मेरा मूड खराब होता है जब मैं गुस्से में आता हूं। अब मैं रोज कार लेकर निकलूंगा तो रोज अपने आप को समझाता हुआ निकलूंगा। उससे जब मेरे सामने से कट मार के कोई जाएगा और मैं भी समझाता हुआ आ ही रहा था यही कि इस पर रिएक्ट नहीं करना है, तो संभावना होगी मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, गुस्सा आएगा, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा। 15 दिन 20 दिन, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते पाथर पर सिल पर निशान। रोज अभ्यास करोगे तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में आप, जब कोई आपकी कार के सामने से गुजरेगा ऐसा करते हुए बिना इंडिकेटर दिए, तो आप मुस्कुराओगे कि कल तक मैं इस पर कितना गुस्सा करता था, आज समझ रहा हूं कितना बेवकूफ आदमी है, रैश चला रहा है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, इसमें मैं क्या गुस्सा करूं जो खुद ही अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहा है। तो इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस में हम स्टेप बाय स्टेप पहले अपनी प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं, अपने इमोशंस को पहचानते हैं, और फिर उस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए सेल्फ टॉक का, ग्रेटिफिकेशन को डिले करने का, कोई रिस्पांस तुरंत ना देने का, तमाम तरीकों का क्या करते हैं, मेथड या मैकेनिज्म सोचते हैं जिनसे हम भावनात्मक प्रबंधन करते हैं। और ऐसा करते करते पहले जब नकारात्मक संवेग कमजोर हो जाते हैं, फिर हम सोचते हैं सकारात्मक संवेग कैसे मजबूत करें, सकारात्मक संवेग कैसे मजबूत करें। सोचेंगे कि मेरी माँ इतना मेरे लिए काम करती है, लेकिन मैं कहता नहीं उसको कुछ भी कभी। इस बार फोन करके कहूंगा कि माँ तुम कितनी अच्छी हो, तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। माँ घबरा सकती है कि बच्चे क्या हो गया, लेकिन उसको अच्छा लगेगा। आप कहेंगे माँ बहुत प्रेम करती हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, तुम्हारे खाने की बहुत याद आती है, शहर जब से आया हूँ हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है, माँ जैसा दुनिया में कोई नहीं होता है। तो क्या किया आपने, भावनाओं को कहने की आदत डालनी शुरू की। ऐसे छोटे छोटे स्टेप से हम धीरे धीरे अपने सकारात्मक संवेगों को मजबूत करते हैं, नकारात्मक संवेगों को कंट्रोल करते हैं, फिर ग्रोथ होती जाती है हमारी। ठीक है, तो ये ऐसे सीखा जाता है तरीका। समय मत फिक्स करो कितने दिन में हो जाएगा, शुरुआत करो,
इनिशिएट करो। आप पूछ लें आंसर राइटिंग कितने में सीख जाएंगे सर, इसका उत्तर मैं थोड़ी दूंगा कितने में सीख जाओ। मैं कहूंगा पहले सवाल को तोड़ना सीखो, हर सवाल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा करो, फिर उनका जवाब लिखने की शुरुआत करो। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे विकास होता जाएगा, ना करने से तो कुछ करना अच्छा है, और इससे आप सीख जाएंगे। तो प्रक्रिया पे जाओ, परिणाम पे जब मुझसे सवाल पूछोगे कि सर मैं आईएएस कब बन जाऊंगा, सर मैं लिखना कब सीख जाऊंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस कब डेवलप हो जाएगा, परिणाम का कुछ नहीं पता, मैं रेज्यूमे नहीं हूं, किसी चीज का फिक्स टाइमलाइन बता पाना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि प्रक्रिया ये है, इस प्रक्रिया से चलो तो धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। अब आइए जरा लोक निधि के प्रयोग पर बात करते हैं। लोक निधि मतलब टैक्स, जो जनता का पैसा है। तो हम जरा जानना चाहते हैं कि शासन में सुचिता में इस लोक निधि से क्या समस्या आ रही है और कैसे उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो बेसिकली हम सीखना चाहते हैं दो बात, लोक निधि के दुरुपयोग के कारण एक हो जाएगा, लोक निधि के दुरुपयोग के कारण शासन की सुचिता में आने वाली चुनौतियां, और इन दोनों को जानने के बाद ये ए हो गया, ये बी हो गया, और उसके बाद फिर सी। तब सी में जाएंगे और क्या देखेंगे, लोक निधि के प्रयोग का नीति शास्त्र जो इसके दुरुपयोग को रोक सकता है, वह क्या होगा। तो मोटे तौर पर पब्लिक फंड के यूटिलाइजेशन का मतलब है पब्लिक फंड के सही यूटिलाइजेशन में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों पब्लिक फंड का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, पब्लिक फंड के सही यूटिलाइजेशन के ना होने से किस तरह की सुचिता की समस्या आ रही है, और उसका सही यूटिलाइजेशन करवाओगे कैसे। इसी तीन पार्ट में अगर हम बात को समझ लें तो हम पब्लिक फंड के यूटिलाइजेशन के एथिक्स को सीख लेंगे। ठीक है, चलिए पहला बताएंगे, निकिता आज बहुत दिन बाद आई है, नीतिका या निकिता, निकिता, अच्छा एक नीतिका भी है, मुझे लगा कि वो तो नहीं, निकिता आज बहुत दिन बाद आई हमारे बीच, हम सब इनका स्वागत करते हैं। निकिता ने कक्षा को समय दिया, इसलिए उनके आते ही हम उनसे जानना चाहेंगे कि निकिता बताओ कि पब्लिक फंड का दुरुपयोग होने के कारण क्या है, और साथ ही ये बताओ इससे शासन की सुचिता में क्या दिक्कत आ रही है, फिर मैं बताऊंगा कि इस दुरुपयोग को रोका कैसे जाए। निकिता हम सबका मार्गदर्शन करेंगे पहले, फिर हम लोग इस चर्चा को सबके लिए ओपन कर देंगे। ये मत समझना कि सिर मुड़ाते ओले पड़े, वो मत सोचना लोग हंस रहे हैं तुमको लगे कैसा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। मैं तो आप आई क्लास में और इसलिए चाहता हूं कि आप इस क्लास में चर्चा में शामिल हों, इसलिए आपसे सवाल पूछा है। क्या क्या है दुरुपयोग का कारण। अरे अरे निकिता, तब तुम कहाँ आ गई इस क्लास में, तबीयत खराब है आराम करो, तबीयत खराब है आराम करो, और पहले बैकलॉग पूरा करो, फिर आना वापस, तभी क्लास का सही तरीके से तुम सदुपयोग कर सकोगी। दूसरा नाम भी मुझे पहली बार दिखाई दिया, नेत्रिका शुक्ला जी, अपने नाम में ही जी लगा लिया तुमने, कोई बात नहीं, अच्छा है, एक मोदी जी, एक नेत्रिका शुक्ला जी। नेत्रिका शुक्ला जी बताएंगी कि लोक निधि के दुरुपयोग के कारण क्या है। कोई बात नहीं निकिता, आराम करो, रेस्ट करो, बैकलॉग पूरा करो, बैकलॉग पूरा करो, उसके बाद फिर इस सवाल का जवाब ढूंढना। बताइए। जवाबदेही की कमी, किस ग्रह से आए हो नकुल भगत। नेत्रिका शुक्ला जी जल्दी बताइए। इतनी मुश्किल हिंदी लिखोगे सोनाली, बजटीय धन के प्रवाह में अविश्वसनीयता, इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप बता नहीं रही हैं तो समय आपको काफी दिया मैंने, कोई बात नहीं। चांदनी जी इतना सरल जवाब अगर आप देंगी, इतना सरल जवाब तो जो एक कहानी की किताब आती थी बच्चों को, उसका नाम होता था चंपक, चंपक में भी ये जवाब नहीं चलेगा।
ये चंपकी जवाब से भी नीचे का मामला है, ऐसे बात नहीं बनेगी। चलिए समझिए, ठीक है, सुन लिया मैंने, कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया। देखो, लोक निधि के दुरुपयोग का कारण क्या है? लोक निधि का मतलब तुम समझते हो, जो पैसा जनता का पैसा उसको लोक निधि कहते हैं। राज्य को जो हम टैक्स देते हैं वो लोक निधि है। राज्य को बेसिकली नागरिक पूरे राज्य को चलाने के लिए दो चीजें देता है। एक तो राज्य को चलाने के लिए नागरिक वोट देता है, जिस वोट से वो प्रतिनिधि का विधिक उत्तरदायित्व तय करना चाहता है, विधिक लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। और दूसरा, राज्य को नागरिक टैक्स देता है जिससे वित्तीय उत्तरदायित्व, फिस्कल अकाउंटेबिलिटी या फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहता है। तो दो उत्तरदायित्व चाहिए हमको राज्य में, एक विधिक उत्तरदायित्व, एक वित्तीय उत्तरदायित्व। विधिक उत्तरदायित्व इस बात से जुड़ा हुआ है कि हम जब सरकार चुन के भेजें, सरकार जो वायदा करे ये कानून हम बनाएंगे, जिसके आधार पर उसको वोट दिया, वो सरकार कानून बनाए। जैसे महिलाओं से वायदा करके एक महिला आरक्षण का बिल पास करेंगे संसद में, तो बनाए उस बिल को। और वित्तीय उत्तरदायित्व मतलब हमारे पैसे की एक एक पाई का हिसाब किताब रखे। तो जरा देखो, लोक निधि के दुरुपयोग का कारण क्या है, कहां से लोक निधि का दुरुपयोग शुरू होता है। लोक निधि के दुरुपयोग का सबसे शुरुआती चरण जो है वो है चुनाव। कैसे समझना, भारत जैसे लोकतंत्र में, पहले समझ लो कॉन्सेप्ट को, फिर उसके पॉइंट्स कुछ बना सकते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में एक प्रत्याशी और एक पार्टी जब जनता से वोट मांगती है, तो जनता से वोट मांगते समय वो पार्टी सत्ता में आने पर क्या कानून बनाएगी, इस पर तो बात करती है। इस पर बात करती है क्या कानून बनाएंगे, क्या नीतियां लगा देंगे। लेकिन पार्टियां भारत में मैनिफेस्टो बनाते समय जनता को यह नहीं बताती कि पूरे राज्य का मान लीजिए 40 लाख करोड़ रुपए का हमारा ये फंड है, तो हम इस पूरे फंड को कैसे यूटिलाइज करने जा रहे हैं, चुनाव से पहले बताना होगा। क्योंकि जैसे बिना हमसे वोट लिए कानून नहीं बना सकते, वैसे हमसे बात की हमको बताए बिना पैसा नहीं खर्च कर सकते। भारत में जनता जब जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट दे देती है, तो पार्टियों से वो फिनांस के ब्लूप्रिंट का लेखा जोखा नहीं मांगती। अमेरिका में होता है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में सबसे ज्यादा बात फॉरेन पॉलिसी पर और इकोनॉमी पर होती है। वहां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो बहस करते प्रेसिडेंट के कैंडिडेट बताते हैं कि टैक्स जो हम उसको ऐसे बढ़ाएंगे, हमारे पास ये प्लान है, हम ये खर्च करेंगे, हम इस पर स्पेंडिंग अपनी बढ़ा देंगे। बताते कहां ज्यादा खर्च करेंगे, कहां खर्च कम खर्च करेंगे, और ज्यादा खर्च करेंगे तो बताते हैं पैसा कहां से लाएंगे। जनता सवाल पूछती है, कई एंकर्स होते हैं जो मीडिएट करते हैं, मास में सवाल पूछते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये पैसा जो कह रहे हैं कि मैक्सिको पर वॉल बना देंगे, दीवार बना देंगे, कहां से लाएंगे पैसा। तो जो हमारा मैनिफेस्टो होता है उसमें सरकारें चुनाव में अगर वायदे भी करती हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, 72 रुपये आपके अकाउंट में भेज देंगे, ये कर देंगे, बताती नहीं है कि जब वो भेजेंगे तो उस पर जो खर्च होगा वो आएगा कहां से। और अगर इसी बजट से ये खर्च करेंगे जो हमारे पास अभी है, तो बाकी जो खर्च जो हो रहा था उसमें कौन सी जगह पर कटौती करेंगे। वी नीड ए क्लियर ब्लूप्रिंट, क्योंकि सारा शासन का ढांचा जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होने का क्या मतलब है, एक, हमारी मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकते, और हमारी मर्जी के बिना हमारा पैसा नहीं खर्च कर सकते। भारत जैसे लोकतांत्रिक राज्य में चुनी हुई सरकारें चुने चुनाव के बाद बजट ले आती है और बजट में अपनी मर्जी से जो चाहती है प्रस्ताव डाल देती है, उसके लिए उन्हें जनता समर्थन हासिल नहीं किया होता। तो पहली तो बात यही है कि जैसे आप हमसे मोटे मोटे पॉलिसीज पर समर्थन लेके जाते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे, राम मंदिर बना देंगे, या धारा 370 खत्म कर देंगे, या कश्मीर के मामले में ये कर देंगे, समान नागरिक संहिता बना देंगे, आप बताते हैं, वो आपका क्या होता है, इलेक्टोरल प्लैंक है कि हम ये काम करें। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज को एक क्लियर कट मैनिफेस्टो बनाना चाहिए कि देखिए हमारे पास जनता का ये धन आता है, इस धन को हम यहाँ खर्च करेंगे, नई स्कीम्स हम ये चलाने की सोच रहे हैं, इन जगहों पर फंड की कटौती करेंगे, इन जगहों पर ज्यादा फंड डालेंगे, वित्तीय घाटे को ऐसे कम करेंगे। इसका पूरा क्लियर ब्लूप्रिंट हमारे पास होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो देखकर तय करूंगा कि किस पार्टी के धन खर्च करने और टैक्स का इस्तेमाल करने का आइडिया या मॉडल मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है। लोकतंत्र मतलब होता है मत निर्माण और मतदान। कितनी बातों के लिए मत दे रहे हो, एक कि हमारे चुने हुए लोग कानून बनाएंगे, और दूसरा हमारे चुने हुए लोग हमारा पैसा खर्च करेंगे। तो हमारे चुने हुए लोग क्या कानून बनाएंगे इस बात को तो तुम पूछ लेते हो नेता से, हमारे चुने हुए लोग पैसा कैसे खर्च करेंगे पूरे राज्य का, इस पर जनता सवाल नहीं पूछती। तो हम कहेंगे पहला कारण लोक निधि के दुरुपयोग का है, लोकतंत्र में लोक निधि के प्रयोग के संदर्भ में जो हमारे मतदाता हैं उनमें जागरूकता का अभाव। इसलिए वो लोक निधि के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज को पुश नहीं करते कि चुनाव से पहले बताओ कि बजट में क्या प्रावधान करोगे, चुनाव से पहले बताओ कि हमारा पैसा कहां खर्च करोगे। चुने जाने के बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमारी ताकत कुछ नहीं है, 5 साल बाद ही हमारे पास ताकत है। क्या मानते हैं हम, लोकतंत्र में मनमानापन नहीं होना चाहिए। आपको दिखाया था मनमानेपन से दिक्कत है। हमने वित्तीय क्षेत्र में सरकारों को मनमानेपन की क्या दे रखी है अनुमति। जैसे गांव का प्रधान मान लो चुनाव लड़ रहा हो पंचायत का, बताता है कि हमको चुनाव जितवाओ तो हम ये नाली बनाएंगे, ये सड़क बनाएंगे, ये काम करेंगे, गांव का पैसा यहां खर्च करेंगे। तो नीचे गांव के स्तर से लेकर ऊपर राज्य के स्तर तक सारे चुनाव में हमारे पास ऐसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जब चुनाव से पहले जनता ये जानकारी मांगेगी और पॉलिटिकल पार्टीज को देनी पड़ेगी, तो पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव जीतने के बाद अपनी मर्जी से जनता के धन को खर्च करने की क्षमता घट जाएगी, ताकत घट जाएगी। क्योंकि आपने जो अनुमोदन लिया उसी के आधार पर धन खर्च कीजिए, नहीं अगली बार जनता पूछेगी कि तुमने पैसा वहां क्यों खर्च किया। तो प्री अप्रूवल नहीं है। तीन चीजें हैं किसी धन खर्च करने में, एक प्री अप्रूवल, पहले पूछो, फिर खर्च करने के बाद बताओ कि यहां खर्च किया, और तीसरा जो खर्च किया उसका ऑडिट करवाओ। 3 बातें अगर हो जाएं, पूछना, बताना और जो बताया वो सही बताया कि नहीं बताया उसका ऑडिट, 3 बातें अगर कमजोर हैं तो फिर आप
लोक निधि के संदर्भ में उसके दुरुपयोग की संभावना को छोड़ रहे हैं। तो नंबर एक बात मैंने कही कि मैनिफेस्टो में शामिल होना चाहिए। राज्य में सेना का बजट हम कितना रखेंगे इस बार, शिक्षा पर कितने प्रतिशत खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर कितने प्रतिशत खर्च करेंगे पूरे बजट का, ये सब जनता को पहले बताया जाना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि लोकतंत्र में वित्तीय उत्तरदायित्व या जनता के पैसे के बारे में जनता ने प्री अप्रूवल दिया इस पॉलिटिकल पार्टी को कि हम तुमको वोट दे रहे हैं, इसका उस वोट में हमारे धन के खर्च करने के मॉडल को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा है धन के खर्च में विकेंद्रीकरण। लोकतंत्र का दूसरा सिद्धांत क्या है? विकेंद्रीकरण। देखो, अगर सारा धन केंद्र सरकार खर्च करेगी, राज्य सरकार खर्च करेगी, तो भारत के किसी गांव पैसा कहां, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करे, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको गांव तक ले जाएगी। ठीक नहीं है, विकेंद्रीकरण। धन के खर्च में ये हायरार्की हटाओ। अगर भारत के गांव में पैसा खर्च होना है तो ग्राम सभा को पावर दो। देखो कैसे, जब तुम पैसा खर्च करते हो, सरकार पैसा खर्च करेगी, केंद्र सरकार, तो पैसा ऊपर से चला, केंद्र सरकार के सचिव ने पैसा या मंत्री ने पहले पास किया, मंत्री ने उसमें कुछ अपना कट निकाल लिया, सचिव ने साइन किया, उसने कुछ कट निकाला। अब कट कैसे निकलेगा? वो इनडायरेक्टली जिस एजेंसी को जाएगा वो कट देगी बाद में। राज्य सरकार को भेजा, एमपी एमएलए के माध्यम से खर्च करने के लिए उन्होंने कट ले लिया, राज्य सरकार के अधिकारियों ने कट ले लिया, फिर वो पैसा गांव पहुंचा, प्रधान ने कुछ कट ले लिया। इस तरीके से जमीन तक पहुंचते पहुंचते पैसा बहुत कम रह गया। दूसरा, जब काम हुआ तो उसकी गुणवत्ता खराब होगी, लोग प्रधान से कहेंगे तो प्रधान कहेगा बीडीओ जाने, ब्लॉक से पैसा आया था, ब्लॉक के पास आप जाएंगे तो कहेगा हमारा ठेकेदार तय करने में कोई रोल थोड़े है, वो तो कलेक्टर साहब ने तय किया था, कलेक्टर जाने। अब जब तक कलेक्टर के पास पहुंचेगी तो कहेंगे एमपी का रोल होता, उसमें मैं क्या करूंगा, एमपी ने जहां कहा वहां मैंने पैसा दे दिया। कितने सवाल पूछोगे? प्रधान सवाल पूछोगे, उसने वीडियो पर डाल दिया, वीडियो कलेक्टर पर डाल देगा, कलेक्टर एमपी पर डाल देगा, एमपी से कहोगे तो कहेगा ऊपर तक की पार्टी का आदमी था जिसने तुम्हारे गांव की सड़क बनवाई, मेरे नियंत्रण में थोड़े। अब एक ठेकेदार वो गुजरात से आएगा और यूपी किसी गांव में काम करके चला जाएगा, ठेकेदार केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार है, उस पर गांव के प्रधान और गांव वालों का कोई नियंत्रण नहीं, जिले के कलेक्टर का कोई नियंत्रण नहीं, बीडीओ का कोई नियंत्रण नहीं। अब पैसा कहां खर्च हो रहा है? गांव के लिए खर्च हो रहा है, गांव के लिए। अब गांव के किसी आदमी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं, जो पैसा आवंटित कर रहा है, जो काम करवा रहा है, किसी का नियंत्रण नहीं। इसके बजाय इस मॉडल पर जाओ, भारत में आबादी के अनुसार गांव को मान लो फंड दे दिया जाए, वित्तीय विकेंद्रीकरण कर दिया जाए कि गांव की आबादी अगर 1000 है तो विकास के सारे रोड से लेकर गांव के भीतर लाइट, गांव के भीतर तालाब, पेड़ लगाना, सबका फंड गांव में डायरेक्टली जाएगा। एक विलेज का पूरा फंड होगा, उस फंड को राज्य सरकार नहीं खर्च कर सकती, विलेज खर्च करेगा। राज्य सरकार का पावर हटा दिया। और विलेज में पैसा कैसे खर्च होगा? विलेज में पैसा खर्च होगा ग्राम सभा के साथ मिलकर। क्या करना पड़ेगा? जैसे सरकार अपना बजट बनाती है वैसे ग्राम सभा अपना बजट पास करेगी, तभी पैसा खर्च कर सकती है। सरपंच के पास, प्रधान के पास भी ताकत नहीं है। अब ग्राम सभा की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में आपने तय कर दिया है कि स्त्रियों का होना जरूरी है, अगर स्त्रियां उस मीटिंग में शामिल नहीं, बजट पास नहीं होगा। गांव के अनुसूचित जातियों का होना शामिल है, पिछड़ों का होना शामिल है, सारे वर्गों का होना शामिल कर दिया, मान लीजिए आपने कानून बना के नियम बना दिया कि भाई सबकी उसमें भागीदारी जरूरी है। अब गांव की ग्राम सभा की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 2/3 मत से आपको बजट पास करवाना, मान लीजिए नियम बना दिया आपने, उसमें सब लोगों की सहभागिता जरूरी है। तो गांव को पता है कि उनके पास 4 करोड़ रुपए का फंड आया है इस साल के लिए, और उस 4 करोड़ रुपए में भी हिस्सेवारी है कि इतना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च करना जरूरी है। एक ब्रैकेट बना दिया गया कानून से कि गांव को गए बजट का 8%, 10% पर्यावरण, तालाब, वाटर बॉडीज, वाटर रिचार्ज करने, इन पर खर्च करना जरूरी है। 10% किसानों को सब्सिडी गांव देगा, अपने गांव खरीदेगा सारे उर्वरक को, फर्टिलाइजर को, और उसको किसानों को बांटेगा। गांव भी रोड बनवाएगा, गांव स्कूल की बिल्डिंग बनवाएगा। अब ठेकेदार कौन चुनेगा? ठेकेदार चुनेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा में जो ठेकेदार चुना जाएगा उसका मंत्री से कोई संबंध नहीं, उसका विधायक से कोई संबंध नहीं, कलेक्टर से कोई संबंध नहीं, बीडीओ से कोई संबंध नहीं। इसलिए जो ठेकेदार है वो ना बीडीओ को घूस देगा, ना कलेक्टर को देगा, ना मंत्री को कट देगा, ना सांसद को कट देगा, क्योंकि सांसद, मंत्री, कलेक्टर और बीडीओ ये सब गायब हो गए ठेका देने से। ठेका कौन दे रहा? ग्राम सभा। तो आपने करप्शन के 4 लेयर क्या किए? खत्म कर दिए। ठीक है, कुछ पैसा ग्राम प्रधान खा जाएगा, काम करवाने में कुछ हो सकता है खा जाए, लेकिन एक ही लेयर पर जब पैसा खर्च हो रहा है तो ठेकेदार की चयन की प्रक्रिया ग्राम सभा ने बनाई, सारे टेंडर्स आए, जिस ठेकेदार का टेंडर ठीक लगा ग्राम सभा ने उसको पास किया। क्योंकि शिक्षा पर 50 लाख खर्च करना है इस बार गांव को, उसने कहा कि हम अपने स्कूल में 3 कमरे बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवाएंगे गांव में, शिक्षा पर हम इस तरीके से पैसे खर्च करेंगे। अब सारे लोगों ने अपना अपना टेंडर दिया, गांव के लोगों ने चुना कि हम किस ठेकेदार को काम देंगे। उस ठेकेदार को भी पता है कि काम की गुणवत्ता गांव के लोग चेक करेंगे, और गांव के लोगों को काम की गुणवत्ता चेक करने के लिए कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं बनाना है। केंद्र सरकार पैसा खर्च करती है तो वहां से कोई अधिकारी आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, फिर राज्य का कोई अधिकारी आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, और सब कट लेंगे। जो जो इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा, ऑडिट करने के लिए आएगा, वो सभी घूस लेके ऑडिट रिपोर्ट में सब कुछ पास कर देंगे। यहाँ गांव में जो स्कूल बनना, उन्हीं गांव वालों के बच्चे उसमें पढ़ेंगे। तो अपने गांव की बिल्डिंग खराब ऑडिट करवा के पास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बच्चे उसमें पढ़ेंगे। एक ऑडिटर जो दिल्ली, लखनऊ से आया है, भोपाल से आया है, पटना से आया है, उसका बच्चा नहीं पढ़ने जा रहा स्कूल में, तो खराब स्कूल की बिल्डिंग को भी घूस लेके ऑडिट करके क्लियर कर देगा। लेकिन गांव में जो पैसा खर्च होगा उसी गांव की रोड पर, उसी गांव की बिल्डिंग पर, जिसका इस्तेमाल उसी गांव के लोग करेंगे, तो अपने गांव के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को खराब करेंगे, इसकी संभावना कम होगी। क्या आपने बजट का विकेंद्रीकरण कर दिया। ठीक है, शहरों को, म्युनिसिपैलिटी को फंड दे दिया, उस फंड को खर्च करने के कुछ नियम बना दिए। किस फंड का इतना परसेंट शहर यहां खर्च करेगा, नाली पर, सीवेज पर, इतना फंड, इतना परसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगा। आपने इस तरीके से अगर व्यवस्था की तो जो आपने तमाम टीएस बना रखे हैं, जिन हर टीयर पर घूस ले लिया जाता है, उसमें तमाम हितधारक शामिल हो जाते हैं, ठेकेदार ऊपर से आ जाता है, जिसमें जिस जगह काम हो रहा है उन लोगों का, उस शहर के लोगों का कोई नियंत्रण नहीं है, तो आप लोक निधि में उसके दुरुपयोग और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, पारदर्शिता खत्म हो जाती है, और जो लोक निधि खर्च हुई उस कामकाज की गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। शहर से
केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, लखनऊ से, पटना से, भोपाल से, जयपुर से किसी गांव में अधिकारी एक बार जा सकता है इंस्पेक्शन करने के लिए। लेकिन जब गांव वाले अपने स्कूल का निर्माण खुद कराएंगे तो रोज आते जाते उस गांव के स्कूल के निर्माण को देखेंगे। उनको पता होगा कि हमने टेंडर पास किया, इसमें रेत और सीमेंट का प्रोपोर्शन क्या है, तो देख लेंगे सुबह ही कि ये सीमेंट और रेत मिला रहा है, एक मजदूर किस प्रोपोर्शन में मिलाया है। उन्होंने टेंडर पास किया, वही मॉनिटर कर रहे हैं, तो ऊपर के सारे चरण मॉनिटरिंग के क्या हो गए। ना हमको जयपुर से अधिकारी चाहिए, ना इंस्पेक्शन चाहिए, ना ऑडिटर चाहिए, गांव वाले सारा काम कर रहे हैं। जिनका उसमें क्या है, जो हितधारक है, क्योंकि वही स्कूल को यूज करेंगे, तो जो एंड यूजर है वही अपने काम को करवा भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरा चरण क्या बनाएंगे, पहला तो प्री अप्रूवल, जनता से अप्रूवल लो, दूसरा फंड के खर्च को विकेंद्रीकृत करो, और तीसरा सोशल ऑडिट। ये जो ऑडिट करवाते हो कि कैग होगा, बाद में ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, इतनी मोटी रिपोर्ट जनता में किसके पास फुर्सत है पढ़ेगा। वो तो अखबार और मीडिया उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के छाप देता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है जनता के कहां भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मॉडल प्रभावी नहीं। ऑडिट भी सोशल ऑडिट होनी चाहिए। जिस गांव में स्कूल बना उसी गांव के लोग ऑडिट कर लें स्कूल की गुणवत्ता कैसी है, वही ऑडिटर नियुक्त करें अपना, कि भाई एक ऑडिटर हमने नियुक्त कर लिया जो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिटर है, जिसका ठेकेदार से कोई संबंध नहीं। वो ऑडिटर आएगा, ठेकेदार के निर्माण कार्य की क्या करेगा, जांच करेगा। अलग अलग चीजों की ऑडिट करने के अलग अलग एक्सपर्ट होंगे, जो प्राइवेट हो सकते हैं, अपना शुल्क लेंगे, फीस लेंगे। 15,000 रुपया ऑडिटर ने शुल्क लिया और आया, निर्माण कार्य की गुणवत्ता देख के उसका सैंपल लेके बता दिया गांव वालों को निर्माण कार्य बढ़िया है। गांव वालों ने ठेकेदार का पैसा पास कर दिया। जिसको जिस निर्माण कार्य का इस्तेमाल करना उसने उसका ऑडिट कर लिया। तो सूचना का भी क्या हो गया, विकेंद्रीकरण, अधिकारों का विकेंद्रीकरण। इस तरीके से हमने लोक निधि के प्रयोग में तीन बातें कही जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक, लोकतंत्र में लोक निधि के प्रयोग के बारे में चुनाव के समय जनता को सूचित करना, उसके सामने राजनीतिक दलों द्वारा अलग अलग विकल्प प्रस्तुत करना, अलग अलग विकल्प प्रस्तुत करना, तथा वित्तीय जानकारी को मतदान से जोड़ना। जनता जो मत निर्माण करती है उसके बारे में जनता को बताना और पूछना कि हम ऐसे पैसा खर्च करेंगे, हम तुमको बता रहे हैं और साथ में पूछ रहे हैं कि क्या तुम इस वित्तीय मॉडल पर वोट दोगे। अगर जनता ने उस पार्टी को वोट दे दिया तो उस पार्टी को जनता ने उसके वित्तीय मॉडल को भी पास करके वोट दिया। इसे लोक संप्रभुता का आदर्श बना। कौन सा आदर्श, इसे लोक संप्रभुता के आदर्श को लोक निधि के संदर्भ में लागू करना। नंबर एक बात यह है। दूसरी बात कही, धन के खर्च का विकेंद्रीकरण एवं इसमें जनता की निर्णयन तथा निगरानी में सीधी सहभागिता। ठीक है, सेना का पैसा जनता निगरानी नहीं करेगी, इसरो का पैसा जनता निगरानी नहीं करेगी, लेकिन तब क्या होगा, केंद्र सरकार के पास खर्च करने के लिए थोड़ा बजट रह जाएगा, राज्य सरकार के पास खर्च करने के लिए थोड़ा बजट रह जाएगा। विकास का कार्य वो सब क्या करेंगे, कानून बना के गाइडलाइन बना देंगे कि विकास में गांव को इस हेड में इतना पैसा डालना है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते। उसमें शिक्षा, उसमें फर्टिलाइजर, इससे गांव वालों को भी पता चलेगा कि इतना पैसा हमारे राज्य के पास है, इससे हम अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं। इस साल के 4 करोड़ से ये प्लानिंग कर लिया, अगले साल के 4 करोड़ से प्लानिंग करेंगे, तो गांव 5 साल की प्लानिंग कर लेगा कि 20 करोड़ में हम इस गांव में क्या क्या करेंगे अगले 5 साल में। जैसे एक बच्चे को आप थोड़ा पैसा देना शुरू कर दिया, कह दीजिए घर का ये सब्जी का हिसाब किताब, ये बाकी चीजें 3,000 रुपया लो, पूरे महीने का हिसाब किताब रखोगे, या तुम जो चाहते हो खाने पीने में वो चीजें 3,000 ले सकते हो। अब बच्चे ने देखा कि 3,000 से अगर मैंने पनीर बहुत खरीद लिया तो प्याज कम रह जाएगी, टमाटर कम रह जाएगा, दूध कम रह जाएगा। हो सकता है पहले महीने ठीक से खर्च ना कर पाए, लेकिन अगले महीने उसको सिर्फ बनने लगेगा कि 3,000 का मुझे क्या करना है, इसकी राशनिंग करनी, ब्रैकेटिंग करनी है, किस पे कितना खर्च करें। धीरे धीरे बच्चा 6-8 महीने बाद 3,000 रुपए का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल करना सीख जाएगा। ठीक वैसे ही इस मॉडल में विकेंद्रीकरण करिए। तीसरा, सोशल ऑडिट। तो राज्य में केंद्र सरकार भी ऑडिट करवाएगी या उसका ऑडिट होगा, सीएजी करेगा, लेकिन सीएजी के पास तब क्या बचेगा, सीएजी के पास बचेगा रक्षा सौदों में क्या पैसा खर्च हुआ, किसी बड़े फ्लैगशिप स्कीम के लिए राज्य ने क्या पैसा खर्च किया, कोई आईटी हब बना रहा राज्य उस पर क्या खर्च किया, हवाई अड्डा बना रहा तो उस पर क्या खर्च किया, उस सब का हिसाब किताब रखेगा। लेकिन बहुत सारा हिसाब किताब किसके पास आ गया, जनता के पास। जो जनता के कल्याण में खर्च होना था उसको जनता को दो। ठीक है, तो इस तरीके के मॉडल से हम कह सकते हैं कि हम लोक निधि के अंदर जो मनमानी हो रही है उसको रोक सकते हैं। इसके साथ ऑब्वियसली बात जरूरी है ही कि साथ साथ इसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करें, उन लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा करें, संवेदनशीलता बढ़ाएं, समानुभूति बनाएं, एप्टीट्यूड वाले लोग जिनमें सेवा का एप्टीट्यूड है वही लोग सिविल सेवा में जाएं, वो सब इसमें शामिल है। चुनाव सुधार करें जिससे गलत नेता जो अपराधी हैं, माफिया हैं, बिल्डर हैं, ये लोग चुनाव ना लड़ सकें। तो वो सारे समाधान जो पहले बताए वो तो होंगे ही। क्या आप राजनीति में भ्रष्टाचार को रोकिए,
आप सिविल सेवा में भ्रष्टाचार को रोकिए, संस्थागत सुधार कीजिए। उसके अलावा ये बात अगर आप ले आते हैं तो लोक निधियों के इस्तेमाल की एक बेहतर इथिक्स आप बना सकते हैं। तो 3 ऐसे बड़े आइडियाज मैंने इसमें जोड़े। इसके साथ मैंने कहा ही, इसके साथ चुनाव सुधार एवं चुनावी शुचिता, दूसरा संस्थागत सुधार, जैसे सिविल सेवा, न्यायपालिका, पुलिस, इन सब में क्या है सुधार। इसके साथ साथ सूचना के अधिकार का व प्रकटी सेल्फ डिस्क्लोजर का मॉडल। इसके साथ साथ लोक प्रशासकों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तथ्यनिष्ठा का, ये सब प्रयास आप इसके साथ करते हैं तो आप फंडिंग के एथिक्स को हासिल, लोक निधि के दुरुपयोग को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो लोक निधि का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? लोक निधि का दुरुपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि लोक निधि को कई चरणों में हम ऊपर से नीचे पहुंचा रहे हैं, लंबी पाइपलाइन बना रहे हैं। उस लंबी पाइपलाइन में हर जगह लीकेज है, अलग अलग आदमी उसी लोक निधि से अपना कट ले रहा है। दिल्ली से पाइपलाइन चली, उस पाइपलाइन में अलग अलग जगह छेद करके कुछ कुछ उसमें से निकाल लिया गया। तो जो लोक निधियों के खर्च का हमारा मॉडल है लंबी पाइपलाइन वाला, इसको खत्म करो। इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का भी आप बात कर सकते हैं। कुछ बेनिफिट्स को डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करो, उसमें सिविल सेवकों की भूमिका ही खत्म करो। अगर आपने पहचान लिया लाभार्थी किसान है तो उस किसान को फर्टिलाइजर का पैसा दे दो सीधे गांव से अपने, और गांव को क्या करो, फर्टिलाइजर का कोटा दिलवा दो, वहां गांव से वो फर्टिलाइजर अपने पैसे से खरीद ले। तो ये जो मॉडल है उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि ये दुरुपयोग के कारण है, बहुत बड़ी पाइपलाइन है। दूसरा, आपने कारण देखा कि चुनाव में कोई वित्तीय उत्तरदायित्व का मॉडल हमने अभी तक यूज नहीं किया। मोटे तौर पर कुछ मोटी मोटी बातें बता देते हैं कि आएंगे तो शिक्षा पर बजट बढ़ा देंगे, लेकिन कितना बजट बढ़ाओगे, पैसा कहां से आएगा, पूरा कंप्लीट मॉडल क्या होगा, रेवेन्यू एक जगह बढ़ाओगे तो दूसरी जगह उसको कंपनसेट कहां से करोगे। हमने चुनाव में अभी इस तरह का मैंडेटरी आइडिया नहीं बनाया। तो चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग ये कर सकता है कि एक नियम बनाए कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मैनिफेस्टो बनाना जरूरी होगा। मैनिफेस्टो चुनाव से 1 महीना पहले आ जाना चाहिए, जिससे सारी पॉलिटिकल पार्टियों को के मैनिफेस्टो को जनता को पढ़ने का पर्याप्त अवसर मिले। उस मैनिफेस्टो में 2 पार्ट होने चाहिए, एक विधिक उत्तरदायित्व वाला जहां पार्टियां ये बताएं कि वो आने पर शासन में क्या विधियां, क्या नीतियां बनाएंगे, और दूसरा वित्तीय उत्तरदायित्व वाला जहां बताएं जनता के पैसे को कैसे खर्च करेंगे और उसका कंप्लीट मॉडल क्या है। जब तक लोकतंत्र में हम ये बात लेके नहीं आएंगे तब तक लोक निधियों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकेंगे। और भी दुरुपयोग के कारण है, जैसे जातिवादी राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, जो आपने लिखा भी था, उसने जनता के भीतर हिसाब किताब मांग के वोट करने की प्रक्रिया खत्म कर दी। जनता जब जाति पर वोट करती है तो उसकी रुचि नहीं बची कि हम पॉलिटिकल पार्टी से हिसाब किताब मांगे। लेकिन जनता अगर जाति से ऊपर आ जाए, धर्म को छोड़ने लग जाए, तो चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा उसका कि हमारा पैसा कहां खर्च करोगे, हमारे लिए क्या करोगे, बताओ। तो ये जो क्षेत्रीयतावाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, इसने भी लोक निधि के प्रयोग पर जनता का फोकस नहीं रखा है। इस कारण भी लोक निधि का दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है। तीसरा, हमारे पास प्रभावी अकाउंटिंग का मॉडल नहीं है। अकाउंटिंग जो होती है केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, उसमें जनता समझ नहीं। जनता को अपने गांव में बनने वाले स्कूल के ऑडिट में तो इंटरेस्ट है, रोड के ऑडिट में इंटरेस्ट है, वो दुनिया भर का अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसी को आपने कितना पैसा दिया, कोयले में क्या पैसा डाला, खदानों में क्या डाला, स्पेक्ट्रम में क्या किया, इतनी बात जनता जानने में इंटरेस्टेड नहीं कि वो 600 पेज, 1000 पेज, 5000 पेज की आपकी रिपोर्ट पढ़ेगी। इतनी सूचना में उसकी रुचि नहीं। तो आपका जो ऑडिट है ये जनता के मत निर्माण से कहीं नहीं जुड़ रहा है। इसलिए ऑडिट को भी क्या करो, डिसेंट्रलाइज करो। ऑडिट का डिसेंट्रलाइजेशन ना होना समस्या है, धन के उपयोग की ताकत का डिसेंट्रलाइज ना होना समस्या है, लोकतंत्र में वित्तीय उत्तरदायित्व का ना होना समस्या है, चुनाव में वित्तीय मॉडल के आधार पर मतदान की व्यवस्था या प्रणाली को मैंडेटरी ना किया जाना समस्या है। फिर स्वार्थी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, माफिया उद्योगपति जो स्वार्थी लालची हैं, ये चुनाव के बाद लोक निधि का अपने हित में प्रयोग करेंगे। इसलिए जब तक हम इन लोगों को चुनाव लड़ने से नहीं रोकेंगे, ऐसे प्रावधान नहीं करेंगे, चुनाव सुधार नहीं करेंगे, तब तक लोक निधि की शुचिता को बरकरार रखना मुश्किल है। तो ये कुछ कारण है जिससे लोक निधि की शुचिता नष्ट हो रही है। लोक निधि की शुचिता नष्ट होगी तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा, दूसरा क्या था परिणाम आप जानते हैं, गरीबी दूर नहीं कर पाएंगे हम, वंचित वर्गों का उत्थान नहीं कर पाएंगे हम, जो बुनियादी जरूरतें सारी जनता की पूरी नहीं कर पाएंगे, उनको मिलने वाली हकदारी की जो गुणवत्ता खराब हो जाएगी। मकान तो मिला, 2 कमरे की जगह 1 ही कमरे का मिला, दीवार खड़ी होने के बाद छत के लिए पैसा खा गए, करप्शन में छत नहीं पड़ी, स्कूल में शिक्षा के लिए जो पैसा दिया उससे गुणवत्ता शिक्षा की खराब मिल हो रही है, जिससे लड़का सरकारी स्कूल से या गांव के स्कूल से पढ़ के आ रहा है तो शहरी बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा है। अगर गांव के स्कूलों में हमने फंड डाला होता, कंप्यूटर खरीदा होता, अच्छे ट्रेनर्स रखे होते और गांव और शहरों के बीच, स्कूलों के बीच अंतर खत्म कर देते, तो शहर और गांव के बीच अंतर खत्म होने लगता, इससे समानता मजबूत होती। तो अगर आप लोक निधि का सही प्रयोग करेंगे तो समानता आएगी, इससे सामाजिक न्याय होगा, इससे वंचित वर्गों का सशक्तिकरण होगा, इससे सर्वोदय जैसा लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे, इससे गांव और शहर के बीच का अंतर मिटेगा, जो गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा रुक जाएगा, गांव में अच्छी शिक्षा मिल रही हो, गांव में अच्छा हॉस्पिटल हो, गांव में रोजगार के अवसर बनने लगे तो लोग शहर क्यों भागेंगे, जीवन स्तर में अंतर जो गांव और शहर के वो खत्म होने लगेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शासन में शुचिता में अगर हम वित्तीय शुचिता को भी ले आए लोक निधि के प्रयोग को, तो इस तरह के दुष्परिणामों को रोकेगी। ठीक है। जागरूकता और शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। अनपढ़ आदमी भी जागरूक हो जाता है और पढ़ा लिखा आदमी भी जागरूक नहीं होता। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग
हमारा केंद्रीय पोल्यूशन बोर्ड चिल्ला रहा था कि गंगा नदी का पानी बहुत खराब हो गया है, उसमें नहाने से स्किन डिजीज हो सकता है। डॉक्टर्स के बड़े पैनल ने कह दिया था। लेकिन पढ़े लिखे लोग भी गंगा नदी में नहाने के लिए भाग रहे थे। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, 10 करोड़ लोग गंगा में नहाएंगे, उसका पानी गंदा हो जाएगा। पढ़े लिखे तो थे, लेकिन जागरूकता का प्रयोग कहाँ कर रहे थे? जब आप ये सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई जागरूकता आती है, तो ये गलत बात है। पढ़ाई लिखाई से कौन समस्या का समाधान हुआ? बताया कई बार, पढ़े लिखे लोग दहेज नहीं छोड़ रहे, पढ़ने लिखने के बाद लोगों का एटीट्यूड नहीं बदल रहा, पढ़ने लिखने के बाद धार्मिक कट्टरता नहीं कम हो रही, पढ़ने लिखने से जातिवाद कम नहीं हुआ। तो ये कि समस्याएं पढ़ने लिखने से दूर हो जाती नहीं। कई बार अनपढ़ आदमी ज्यादा समझदार है, ठीक है, उसको सैद्धांतिक शिक्षा नहीं है उसके पास तमाम तथ्यात्मक नई जानकारी नहीं है, उसको पता नहीं पृथ्वी अपने धुरी पर कैसे घूमती है, उसको प्लेनेटरी सिस्टम के बारे में बहुत पता नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप जागरूक नहीं है। चलिए, तो आप अगर वो जागरूक नहीं होता तो जैसे मैंने कहा था, बहुजन समाज पार्टी और दलित सशक्तिकरण कभी नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी हुई बनी जिसने दलितों को इकट्ठा किया, और दलित लोग तो सबसे कम पढ़े लिखे थे। फिर जब उनके हित की बात आई तो 8-9 साल में मायावती काशीराम से कोई एकजुट कर लिया और उन्होंने पार्टी को वोट देना शुरू कर दिया। तो राजनीतिक जागरूकता, तमाम और अधिकारों की जागरूकता, इसका संबंध पढ़ाई लिखाई से नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग हर दलित को आज से 7-8 साल पहले पता होता था कि उसको हाथी पर मुहर लगानी है, तब जागरूकता थी। कितना भी आप बदला देते उसको, आप कहते शराब ले लो, भला चीज ले लो, वो हाथी को नहीं छोड़ता। इसी वजह से मायावती 2 बार मुख्यमंत्री बनी। अगर उनका वोटर बिक गया होता, जागरूक ना होता, गरीब आदमी था, उसको पैसा देते 2000 रुपया वोट अपना बेच देता। ज्यादा पैसा तो सवर्ण आदमी के पास, उच्च जाति के लोगों के पास था, पैसा बांट देते, चुनाव जीत जाते। लेकिन बसपा का वोटर डिगा नहीं, उसने एकजुट होकर लामबंद होकर अपनी पार्टी को मजबूत किया, जिससे दलित सशक्तिकरण तेजी से हुआ। परीक्षण की प्रक्रिया में गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कोचिंग में है, जो मैं तुमको सब सिखा रहा हूं, इसी सिखाए से उत्तर लिखोगे, इसलिए सारी परीक्षण की प्रक्रिया को फेल कर दोगे। अगर कोचिंग ना होती तो क्या होता? तुम वो उत्तर लिखते जो सोच पाते, और तुम सोच पाते ही नहीं इतना, तो कोई समस्या का समाधान नहीं बता पाते, एक्सपोज हो जाते और सिविल सेवा के परिणाम से बाहर चले जाते। लेकिन क्या होता है, जब टीचर्स आपको हर समस्या का समाधान सिखा दे रहे हैं, आप उनका आंसर लिख दे रहे हैं, इंटरव्यू में जाएंगे, पका पकाया आंसर तैयार करके जाएंगे, अब आदमी बैठा है आपको चेक करने के लिए कि इसका एटीट्यूड ठीक है कि नहीं। लेकिन आप तो ऐसा उत्तर सीख के आए हैं जो उत्तर उस प्रश्न का स्वीकार्य उत्तर है, आपने दे दिया, भले आपका एटीट्यूड नहीं है। पढ़ा दिया एटीट्यूड बताया था आपको। जब हमारा मूल्यांकन हो रहा होता है, अपने व्यवहार को, अपने विश्वास को मूल्यांकन के मानक के हिसाब से बदल लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, यूपीएससी के इंटरव्यू का एग्जांपल भी उसने दिया था, शादी ब्याह का एग्जांपल दिया था। जब लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं तो लड़की क्या करती है? बहुत शर्माती है, नजर नीची करके बैठी रहती है। इतनी शर्मीली है क्या? नहीं नहीं, अभी उसको पता है कि ऐसी लड़की लड़कों को पसंद आएगी, खूब पकवान बना के ले आती है। कितना पकवान बना खिलाएगी आगे? नहीं, उसको पता है कि अभी लड़का, भारत में क्या होता है, लड़के मानते हैं शादी के बाद एक रोटी पकाने वाली आ जाएगी, पत्नी का एक काम मानते खाना पकाना, तो इसलिए उसका डेमो लेके आई है तस्तरी में, देखो इतना पका लेती हूँ। वो जो सैंपल है उसको देख के आप गलत नहीं बना बैठे, इतना ही पकवाना पुरुष खाने के लिए मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे शर्मा के नीचे निगाह करके देखती रहेगी आपसे बात करने में, ऐसा हमेशा नहीं होगा। आप उसका मूल्यांकन करने चुके आए हैं, 4 रिश्तेदार लेके, अपने फूफा, जीजा, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिता, पूरा कुंबा लेके पहुंच गया मूल्यांकन करने लगी, तो उसको पता है मूल्यांकन में कैसे पास हुआ जाता है। एक दिन पहले पार्लर से होके आई है, वैक्सिंग करा के, आईब्रो मस्कारा लाइनर लगा के, पता है उसको क्या देखोगे आप? लुक्स देखोगे, खाना देखोगे, कितना शर्माती कितनी गऊ है ये देखोगे, तो ऐसा कर लिया है। तो बाद में विवाह के समय जो लड़कियां जैसा व्यवहार करती हैं और उनके घर जाने पर जैसा ट्रीटमेंट आपको मिलता है, वो मूल्यांकन में पास होने का ट्रीटमेंट है। वैसे लोग नहीं होते, ठीक वैसे ही टीचर जब आपको सिखा देगा तो आप वही सीख के जाके वैसा व्यवहार करोगे, वो आपका व्यवहार नहीं है। इस कारण से हम आसानी से यूपीएससी के या किसी परीक्षा के, एनडीए सीडीएस में जाने वाले लोग किसी रिटायर्ड कर्नल से, ब्रिगेडियर से सीख के जा रहे हैं कि एसएसबी में क्या बताना, हम लोग क्या चेक करते हैं आंसर में। अब बच्चे पता चले चेक क्या करते हैं, बच्चा एसएसबी में जाने को ही आंसर दे रहा है। तो ये जो समस्या है इसलिए है। अब इंटरव्यू लेने वाला आपके भीतर तो कोई अंतर्यामी तो है नहीं, आपकी बात मान लीजिए मान ही रहा हो कि गलत बोल रहा है, ये बनावटी बोल रहा है, तो जज कैसे करे? और क्या जजमेंट का तरीका? सवाल ही तो पूछ सकता है आपसे, सवाल का जवाब आपने ठीक दे दिया, तो ये तो नहीं कह सकता कि इसका इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लगा, जवाब तो ठीक था, इंटेंशन ठीक नहीं, इसको नंबर नहीं दूंगा। मजबूर है आप, जानते हैं कि जवाब में धोखा दे रहा होगा, आप सर्टेन नहीं, लेकिन और क्या कर सकते हैं? इसलिए ये सारा प्रोसेस फेल होता है। तो खैर लोकनीति के एथिक्स पर भी थोड़ी बात करने के बाद अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स पर, आचार संहिता और नैतिक संहिता पर। देखो, माना यह जाता है कि सिविल सेवा में अगर हमको शुचिता ले आनी है तो तुम्हारा शारीरिक संतुलन लड़की की बात से बिगड़ जाता है। ये बात सुजीत माँ को बताना जाके आज घर पे कि लड़की का नाम सुनने पर मेरा शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। तुम्हारी माँ उस समस्या का ज्यादा बेहतर समाधान करेगी। उनको सोचना पड़ेगा कि क्या तुम्हारे बारे में उन्होंने सही तरीके से परवरिश की। उनको पता चलना चाहिए कि उनका बच्चा, बहन को पता चलना चाहिए कि उनका भाई उसको लड़की के बारे में सुनने पर उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये बात उनको पता होनी चाहिए। जब उनको पता होगा तो वो सोचेंगे कि भाई हम तो अपने बच्चे को ठीक तरीके से पाले पोसे,
कि क्यों शारीरिक संतुलन इसका बिगड़ रहा है, उनको विचार करने का मौका दो और वो ज्यादा बेहतर समस्या का समाधान कर पाएंगी। अगर वो भी स्वीकार कर लेंगी कि तुम ठीक बोलते हो, तुम्हारी बहन स्वीकार कर ले, मां स्वीकार कर लें, घर की सारी स्त्रियां स्वीकार कर लें कि हाँ सुजीत ठीक बोलता है, लड़की का नाम सुनने के बाद शारीरिक संतुलन बिगड़ जाना चाहिए, तो समझ लेना कोई खराबी नहीं है। लेकिन अगर यही बात तुम अपनी मां, बहन, घर की महिलाओं के सामने ना कर पाओ तो समझना कुछ गड़बड़ है। तो ये तो तुमको देखना है कि क्या यही बात जो तुम क्लास में करते हो यही अपने घर की सारी स्त्रियों के साथ कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो दूसरी स्त्रियों के साथ क्यों कर रहे हो। और अगर ये पता चल जाए तो समझना कि शारीरिक संतुलन नहीं, मानसिक संतुलन में कुछ गड़बड़ है। तो किसी अच्छे मानसिक डॉक्टर को एक बार दिखाना, उसको बताना कि सर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में है, गड़बड़ हो जाता है, तो देखिएगा कि समस्या कितनी गंभीर है और फिर उसी के हिसाब से तुम्हारा इलाज करेगा। ठीक है, देखो मैं टीचर हूं, मुझे हर तरह का जवाब आता है, देता नहीं उसका मतलब समझने का जवाब नहीं आता। बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए कई बार मैं किसी जवाब को देने से इसलिए रुकता हूं क्योंकि क्लास का समय खराब होगा, लेकिन सब जवाब आता है मुझे। और 24 साल हो गया यूनिवर्सिटी और कोचिंग पढ़ाते हुए। मेरे पढ़ाए हुए लोग बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। अभी एक मेरे विद्यार्थी को हाई कोर्ट में जजशिप मिली है, तो ने बहुतों को पढ़ाया है। तुमको तो समझा सकता हूं, लेकिन ये समझाने के लिए मेरे पास जितना समय चाहिए वो समय इतनी बड़ी क्लास में दे पाना मुश्किल है। और बेहतर समझना चाहते हो तो पीडब्ल्यू की ऑफलाइन क्लास में आना, दिल्ली आ जाओ, मुखर्जी नगर, पीडब्ल्यू की ऑफलाइन क्लास में आओ, देखना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा तुम्हारा। इस पर तुमको कभी कोई डाउट इसके बाद नहीं रहेगा, पूरे लाइफ के लिए कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब जरा वापस आइए आचार संहिता और नैतिक संहिता। देखो ये बड़ी आसान बात है, हम जब शासन में शुचिता लाना चाहते हैं तो शासन में शुचिता लाने के लिए हमको दो तरह के उपाय चाहिए, दो तरह के टूल चाहिए। एक टूल होता है इसको कहते हैं लक्ष्मण रेखा, बोलचाल में बहुत कहते हैं इसको, अंग्रेजी में इसको रेड लाइन कहते हैं। एक तो जैसे तुमने कहानी सुनी होगी राम और सीता की, रावण की, उस कहानी में राम जब सीता को छोड़ के जाते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं, लक्ष्मण खींच जाते हैं तो एक लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं और सीता से कहते हैं कि इसको मत लांघिएगा। वो जो लक्ष्मण की खींची गई रेखा है वो क्या थी, डोंट थी। डोंट मतलब इससे आगे नहीं जाना है। सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की और दुर्घटना घट गई। ठीक ऐसे अगर हम ये जानते हैं कि सिविल सेवक सिविल सेवा में मनमानापन कर रहे हैं, विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो इसलिए ऐसा कर पा रहे होंगे कि सिविल सेवकों के लिए राज्य ने कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची है कि तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो। अगर राज्य उनको बड़ा क्लियरली बता दे ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, एक ऐसी संहिता बना दे जो लक्ष्मण रेखा की तरह उनको बता दे कि यहां तुम विवेक का प्रयोग नहीं कर पाओगे, यहां निर्णय मनमानेपन से मत लेना, इसमें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग मत करना, इसमें क्रिस्टल क्लियर है ये बात कि ये नहीं होगा। एक राज्य जितनी स्पष्ट ऐसी संहिता बनाएगा जो लक्ष्मण रेखा की तरह है, उतना सिविल सेवकों के विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग और मनमानेपन की संभावना घट जाएगी। और जितना सिविल सेवकों के अपने शक्ति के प्रयोग और उसके दुरुपयोग कहना चाहिए, उसके दुरुपयोग और मनमानेपन की क्षमता खत्म हो जाएगी, उतना भ्रष्टाचार, उतना भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, उसकी संभावना खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब कोई ब्यूरोक्रेट किसी को टेंडर देता है, किसी एक ठेकेदार को टेंडर दे दिया, तो क्या करता है, विवेक का प्रयोग करता है, कहता है कि ये ठेकेदार, इसकी गुणवत्ता मुझे काम की ठीक लगी। आपके लिए हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि ये आचार संहिता है, इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। एक सिविल सर्वेंट ने क्या किया, किसी एनजीओ से कोई महंगा उपहार ले लिया, पैसा नहीं लिया, उपहार ले लिया, किसी फंक्शन में गया और एनजीओ ने कहा कि हम आपको एक मूर्ति भेंट देना चाहते हैं, और मूर्ति भेंट देने के बहाने उन्होंने सोने की एक मूर्ति भेंट कर दी जिसका दाम 4-5 लाख रुपया है। सिविल सर्वेंट ने ले लिया। ये कहते हो कि तो गणेश जी की मूर्ति थी, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति थी, मैं सरस्वती पूजा में गया तो लक्ष्मी की मूर्ति दे दी। असल में बात पहले तय हो गई कि पैसा तो ले नहीं सकता, ऐसा करना सोने में कोई मूर्ति दे देना मुझे। तो आचार संहिता बना क्या करना पड़ेगा, हमको कहना पड़ेगा सिविल सेवक के तौर पर तुम कोई उपहार नहीं ले सकते ऐसा जिसकी कीमत 2000 से ज्यादा हो। अगर नियम बना दिया इसका तो तुम मूर्ति में नहीं ले सकते हो। तो वो संहिता जो सिविल सेवक को इस तरीके से बांध दे, उपहार में क्या क्या नहीं ले सकते, किस तरीके से तुम किसी टेंडर का आवंटन नहीं कर सकते, कौन सा आचरण तुम नहीं कर सकते, सारी बात मान लो ऐसे बना दे। टेंडर पर नहीं होता बेसिकली आचार संहिता, लेकिन मैंने समझाने के लिए कह दिया कौन सी बातें तुम नहीं कर सकते। इसकी जितनी बढ़िया लिस्ट एक आचार संहिता में होगी, उतना सिविल सेवकों के लिए अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने और मनमानेपन की संभावना घट जाएगी। तो इसको मैं किसकी तरह बता रहा हूं, ये आचार संहिता किसकी तरह है, ये लक्ष्मण रेखा की तरह है, रेड लाइन की तरह है। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है
ये एक तरह की रेड लाइन है जो क्या बताती है, क्या नहीं करना है। क्या करती है? निषेध। अगर तुम्हारा कोई परिचित उस मामले में इन्वॉल्व होगा तो तुमको निर्णय नहीं लेना है, दूसरे ब्यूरोक्रेट को निर्णय लेने दोगे। उपहार नहीं लेना है। तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य उसी विभाग में एनजीओ नहीं खोल सकता, उसी क्षेत्र का एनजीओ नहीं खोल सकता जिसपे तुम अधिकारी हो। अगर ऐसा होता है तो तुम अपने विभाग को बदलवा लोगे, बता दोगे, पूर्व सूचना दोगे, बदलवा लोगे। तो क्या क्या तुम करोगे और क्या नहीं करना है, इसमें क्या नहीं करना है पर ज्यादा जोर होता है। इसका गौर पार्ट होता है, ये प्राथमिक भाग होता है। द्वितीय भाग होता है क्या करना है। माना जाता है कि ऐसी आचार संहिता जितनी स्पष्ट होगी और इसके अनुपालन के लिए जितना बेहतर निगरानी तंत्र होगा, केवल आचार संहिता बनाने से काम तो नहीं चलेगा। इस आचार संहिता के बाद क्या होगा, इसके लिए इसी के आधार पर एक निगरानी तंत्र, और इस निगरानी तंत्र के साथ साथ एक निगरानी तंत्र, और इस निगरानी तंत्र के साथ साथ यही जो मूल्यांकन होगा, इस सिविल सेवक का क्या बनाएगा। कहा था कि रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए सिविल सेवक का, पता होना चाहिए कि आपने कितना अच्छा काम किया, कितना खराब, तो रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। दूसरा, कहते हैं कि यह संहिता जो है ये तो बता देती है क्या नहीं करना है या क्या करना है, लेकिन कई बार सिविल सेवक को विवेक का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हर निर्णय के लिए ऐसे सोचकर आचार संहिता नहीं बना सकते, क्योंकि सिविल सेवा के निर्णय का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। तो अगर आप सिविल सेवक को कह देंगे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना है, तो बेसिकली आपने तो मशीन बना दिया। इसलिए अकेले संहिता पर्याप्त नहीं है, तो सिविल सेवक को अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। उसको हम मानते कि ईमानदार होगा, सत्यनिष्ठ होगा, ईमानदारी सत्यनिष्ठा का प्रयोग कब करना पड़ेगा, क्योंकि निर्णय कुछ लेगा अपनी मर्जी से। इसका मतलब आप सिविल सेवक के संदर्भ में अपनी मर्जी से निर्णय लेने को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए दूसरा तरीका है कि एक ऐसी संहिता और बनाओ जिसमें कुछ मूल्य दिए हो, कि जहां जहां सिविल सेवक के निर्णय के संदर्भ में आचार संहिता नहीं होगी, कोड ऑफ कंडक्ट इसको कहते हैं, ये नहीं होगा, वहां वहां सिविल सेवक निर्णय लेने में इन मूल्यों का प्रयोग करेगा। तो क्या होगा, ये है मार्गदर्शक सिद्धांत। ये मार्गदर्शन करेगा, ये बताएगा तुमको निर्णय कैसे लेना चाहिए। और ये वाला कैसा है, ये वाला है बाध्यकारी। इसमें क्या है, इसमें विवेक का प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये नहीं कह सकते कि यहां मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। यहां कहा जाएगा तुमको ठीक लगने से नहीं, जो लिखा है वही करो। तो आचार संहिता तरीके से लकीर की फकीर वाली संहिता है। ये क्या करती है, उन बड़े करप्शन के कारकों को रोकने की कोशिश करती है जहां हमने पहचान लिया है कि सिविल सेवक यहां यहां भ्रष्टाचार का तरीका ढूंढ लेते हैं, उनको रोक देगी। लेकिन जहां जहां हमको क्या चाहिए कि सिविल सेवक अगर किसी दुविधा में फंसे तो निर्णय कैसे ले, ये मार्गदर्शक सिद्धांत क्या करेंगे, ये दुविधा की दशाओं में निर्णय लेने में मदद करेंगे। तो दो तरह की संहिता होगी, एक जिसका प्रयोग हम दुविधा की दशाओं में करेंगे, एक जिसका प्रयोग हम निश्चित कर्तव्यों के तौर पर करेंगे, बाध्यकारी कर्तव्यों के तौर पर करेंगे। तो ये कैसे हैं, ये मार्गदर्शक सिद्धांत हैं जो आपको सिर्फ क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तुमको ऐसा करना चाहिए। ये क्या है, क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए। और ये क्या बताएंगे, ये बताएंगे क्या करना होगा। मतलब इसमें तुम्हारे पास विकल्प है, तुम नैतिक मूल्यों की व्याख्या अपने तरीके से भी कर सकते हो, इसमें तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। इस तरह की दो संहिताओं से, जो एक नैरो होती है, संकीर्ण होती है, सीधे बताती है ये काम करना है ये नहीं करना है, और दूसरी व्यापक होती है, सिर्फ सिद्धांत बताती है कि तुमको समानुभूति का प्रयोग करना है, अगर कहीं पर निष्पक्षता और करुणा में टकराव हो जाए तो करुणा का चयन करना चाहिए, ऐसा बताती है। एक जो मूल्यों के बारे में गाइड करती है, दुविधाओं के समाधान का आइडिया देती है, वो है नैतिक संहिता। ये कैसी होती है, ये अपने स्वरूप में, इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति सामान्य प्रकृति की होती है। ये किसी काम के बारे में नहीं बताती, ये बताती है करुणा और निष्पक्षता की दशाओं में टकराव में हमको करुणा की तरफ जाना चाहिए। कहना चाहिए कि अगर कहीं भेदभाव करने और भेदभाव ना करने में से किसी एक चीज का चयन करना हो, और भेदभाव करने से समानता मजबूत हो रही है तो भेदभाव करना चाहिए, ये चाहिए बताती है। और ये वाली क्या कहती, 2000 से ज्यादा मूल्य का कोई उपहार नहीं लोगे। ठीक है, इस तरह से दो संहिताओं के द्वारा अगर हमारे पास हैं तो हम शासन में शुचिता के एक महत्वपूर्ण समस्या, कौन समस्या, विवेकाधीन शक्ति का दुरुपयोग। ब्यूरोक्रेट हर जगह विवेक से निर्णय ले रहे हैं, उस विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग को नैरो कर देंगे और उससे जो मनमानापन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसको हम रोक सकेंगे। तो ये था एक चीज। और आखिरी बात है कार्य संस्कृति। ये आखिरी बात है आपकी यूनिट 7 की, वर्क कल्चर। वर्क कल्चर का मतलब होता है किसी संस्था में काम करने वाले लोगों के एटीट्यूड, मूल्य, आचार संहिता, इन सबका मिला जुला रूप। तो अगर आप क्या कर दें, किसी संस्था के मूल्य, उसका अनुशासन, उसका उसमें काम करने वाले लोगों की, जैसे आप कहते हैं कि पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों में संवेदनशीलता की वृत्ति नहीं है, इस विभाग में फला यह वृत्ति गायब है। तो हर विभाग की अलग अलग वृत्ति होती है, जो लंबे समय तक एक तरह के काम करने के कारण में एक एटीट्यूड बन चुका होता है, उनकी परंपराएं और उनके साथ जुड़ी हुई
आचार संहिता की प्रभावशीलता, ये सब मिलजुल कर क्या करती है, ये सब मिलजुल कर बनाती है कार्य संस्कृति। किसी संस्था में कोड ऑफ कंडक्ट का कितना पालन हो रहा है, इफेक्टिव है या नहीं, उस संस्था में अनुशासन कैसा है, उस संस्था में काम करने वाले लोगों की आवृत्ति कैसी है, उस संस्था की परंपराएं कैसी हैं, उस संस्था के मूल्य क्या हैं, इन सबको जोड़ दो तो बन जाएगा वर्क कल्चर। ठीक है, अब इसी वर्क कल्चर में अगर कार्य संस्कृति प्रभावी नहीं है, आचार संहिता प्रभावी नहीं है, या तो है ही नहीं तब भी गड़बड़ है, लेकिन उसका कोई निगरानी नहीं, सिर्फ किताबी बन गई है, अनुशासन खराब है, उसकी परंपराएं पुरानी है, जैसे ब्यूरोक्रेसी में फाइल चलने की परंपरा है कि एक देश से दूसरे पर जाएगी, दूसरे स्टेट से पर जाएगी, वन विंडो क्लियरेंस नहीं है, ग्रीवांस रेड्रेसल का मॉडल नहीं है, हमने परंपरा बना रखी है ऐसी। तो परंपराएं जो पुरानी हैं, जो आज के समय के साथ फिट नहीं है, उसके मूल्य उपनिवेशवादी सामंतवादी हैं, लोकतांत्रिक नहीं है, तो हम कहेंगे उसकी कार्य संस्कृति खराब है और ये शासन की सूचना में बाधक है। तो जैसे मैं मूल्यों में लिख रहा हूं कि मूल्य मान लीजिए दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं उपनिवेशवादी, हो सकते हैं सामंतवादी, दूसरे हो सकते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक मूल्य होंगे तो संस्था की कार्य संस्कृति अच्छी होगी, उपनिवेशवादी सामंतवादी मूल्य चले आ रहे होंगे। जैसे एक फिल्म आई थी शोले, उसमें असरानी नाम का कैरेक्टर कहता है अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, जेलर तो इंडिया का है, वो आजाद इंडिया का है, लेकिन कह रहा हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। तब मानता है कि हमारे जेल का जो अनुशासन है उस समय चला रहा। भारत में भी ब्यूरोक्रेसी में अक्सर आरोप लगाया जाता है तो उसमें उपनिवेशवादी छाप है, वही अभिजात्यता भी अपने साथ लेके चलते हैं जैसा अंग्रेजों के समय में थी। तो मूल्य कैसे हैं, अनुशासन की स्थिति क्या है, लोग कितने डिसिप्लिन का पालन करते हैं, काम करने वालों की आवृत्ति कैसी है, काम को लेकर उनकी प्रेरणा कितनी है, उनमें किस तरह की परंपराएं हैं, इससे तय होता है कि यही अगर क्या है, ये अगर शासन के आदर्शों से असंगत है तो हम कहेंगे खराब कार्य संस्कृति है, और अगर ये शासन के आदर्शों से संगत है तो ये अच्छी कार्य संस्कृति है। तो अच्छा वर्क कल्चर या खराब वर्क कल्चर बेसिकली इस आधार पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस वर्क कल्चर से शासन के आज के आदर्श हासिल हो सकते हैं कि नहीं। जनता की भीड़ सरकारी दफ्तरों में बढ़ती जा रही है, लेकिन काम करने की उनकी परंपरा मैनुअल काम की बताया था कुछ देर पहले, कंप्यूटर से काम नहीं करेंगे, हाथ से काम करेंगे, सारा कुछ लिख पढ़ के। तो ये परंपरा हमारे आज के आदर्श जो हमारे जन सेवा को प्रभावी तत्काल देना है हमको, उस आदर्श के साथ संगत नहीं है। आप डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो धोखाधड़ी की जा सकती है, ये पारदर्शिता के साथ संगत नहीं है। तो ये बात अगर आप जानते हैं तो आप समझते हैं कार्य संस्कृति क्या है, और खराब कार्य संस्कृति को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, कैसे दूर करेंगे, ईआई बढ़ाएंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस बेहतर करेंगे लोगों की, उनको नवाचार सिखाएंगे, उनकी प्रेरणा बढ़ाएंगे, काम करने की प्रेरणा बढ़ाएंगे, एप्टीट्यूड वाले लोगों को ही संस्थाओं में आने देंगे, गलत लोगों को संस्था में आने नहीं देंगे, समय समय पर उनका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, बिना मूल्यांकन के आ भी गए तो टिकने नहीं देंगे, सारे लाभों को उनके मूल्यांकन के आधार पर देंगे। ऐसे कुछ उपाय अगर आप करें तो हम कहेंगे संस्था की कार्य संस्कृति बेहतर की जा सकती है, और अगर कार्य संस्कृति बेहतर हो गई तो शासन में शुचिता लौट आएगी। तो कार्य संस्कृति शासन की शुचिता में बाधक भी है, और कार्य संस्कृति को अगर दुरुस्त कर दें तो शासन में शुचिता वापस लौट आएगी। इस तरीके से हमने यूनिट 7 के जो टॉपिक थे उनको मोटा मोटा समझ लिया। आप इस यूनिट के बाकी जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, बाकी मतलब जो पढ़ा दिए हैं, उन टॉपिक्स को एक बार फिर से अपने नोट्स और गाइड से रिवाइज कीजिएगा। कल मिलेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। कल हम यूनिट 6 की पढ़ाई करेंगे। 7 पढ़ने के बाद यूनिट 6 काफी आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बातें उस पर रिपीट होंगी। कुछ गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस के आइडिया होंगे, मैं कहूंगा कि आपने से करिएगा, जिनको आप गवर्नेंस में भी पढ़ेंगे वो कॉमन है। उसके अलावा यूनिट 6 के बारे में हम लोग कल बातचीत करेंगे। आज यहीं तक, शुक्रिया।